नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जब भी सेशन को देख रहे हैं, वैसे अभी वालों के लिए तो मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सेशन में। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाएं सभी लोग फटाफट से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा सुबह से एक क्लास हमारी हो चुकी है, दूसरी क्लास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैंने यार बस कॉफी पी है, कॉफी और मैगी खाई है। बस मैगी भी बता देता हूँ यार जरा, ऐसे में मैगी मिल जाए तो बढ़िया रहता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को आवाज बिल्कुल साफ आ रही होगी। चीज मैगी नहीं यार, वो थोड़ी फ्राइड मैगी टाइप होती है, नहीं वो मतलब आलू मटर वगैरह डाल के उस टाइप से कुछ वो है। और कॉफी अपना बढ़िया, बस दावत अपनी बढ़िया हो गई सुबह सुबह। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कहानी कहाँ तक पहुंचती है। भाई स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे इस सेशन में क्या क्या होने वाला है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस सेशन में जो हम करेंगे, एक तो फोक डांसेस अपना हम पूरा करेंगे। नहीं, खुद नहीं बनाया, मैं इस समय तो घर पे ही हूँ, आजकल मुरादाबाद में ही हूँ, तो बस ये सुख रहता है घर पे होने का कि चीजें जो है मिल जाती हैं। चलो शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस सेशन में हम एक तो स्टेडियम्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे। स्टेडियम्स वाले के अलावा हम फोक डांसेस वाला पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी मैं आपको दे दूंगा, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई नितिन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और देखते हैं जरा कहानी कहाँ पहुंचती है। आपके लिए बस मैं डेटा इधर से अपलोड कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्विज आपको आसान लगी, बहुत बढ़िया है। यार मैं दिल्ली में कई जगह रहा हूँ यार, मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो मतलब कई जगह रहा हूँ मैं, तो मैं एक जगह कोई बोलता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार सभी जगह दिल से जुड़ी है, चाहे वो आपका रोहिणी हो, चाहे आदर्श नगर हो, चाहे दिलशाद गार्डन हो, चाहे आपको मतलब काफी जगह है। आपको शॉर्ट में यही कहूंगा, तो सभी दिल के करीब है। चलो शुरू करते हैं सेशन को। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। स्टेडियम हमने कंटिन्यू करना है, हम जहाँ पे इसे छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरा प्यारे से 10 सवाल पूछूंगा और बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही मौका लगता है आते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक डांस है जिसका नाम है गुग्गा। कहाँ? एरिया बताओ बस। डांस वांस मैं कुछ नहीं बता रहा, मुझे बस नाम के बदले एरिया चाहिए बस। पंजाब या हरियाणा? गुग्गा यार पंजाब नहीं होगा, गुग्गा होगा हरियाणा। मुझे बताएं फटाफट से। छम ऑप्शन में मतलब क्या ढूंढोगे ये बताओ, क्या ढूंढोगे? छम में या तो एपी ढूंढोगे या फिर एचपी ढूंढोगे, ऐसा कुछ ढूंढोगे। बाकी जुगाड़ से अपना लगा लेंगे, बर्दो छम है, कौन सा छम है, उसके हिसाब से हम सोच लेंगे। तीसरे नंबर पे सवाल मेरा रहेगा आपसे कि ये एक सेंचुरी कहाँ पर है जिसका नाम है भगवान महावीर सेंचुरी। भगवान महावीर सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? गोवा में देखने को मिलेगी। अब मुझे बताओ ये कैसे याद हो गया? कमाल है कि नहीं है भाई? मतलब कैसे का आंसर शायद आपके पास ना हो, लेकिन मतलब याद हो गया। मतलब मैं ये, अरे मैंने कुछ नहीं करा, ये सब आपकी मेहनत है। देखो जब तक आप ही नहीं आओगे, जब तक आप बैठ के सोचोगे कि सर तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का कंटेंट, जब तक बच्चा ये ऊपर ऊपर की बातें करता रहेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि कहानी क्या चल रही है। मैं आपको ले जाकर एक ऐसे तालाब में खड़ा कर दिया है जिसके अंदर नीचे मोती ही मोती है। अब आप क्या कर रहे हैं? ऊपर जाते हैं, हाथ मुंह धो के वापसी आ जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही कि एक बार उसमें डुबकी तो मारो, देखो तो सही अंदर है क्या। आप ऊपर से आते हो, थोड़ा सा पानी लेके चले जाते हो कि चलो यार ये 5-10 मिनट पढ़ लिया। एक बार पहुंचो तो सही, उतरो तो सही उसमें पूरे तरीके, तब आपको दिखेगा क्या कमाल हो रहा है। आगे हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन देख के अपने आप बन जाते हैं आपके, ठीक है। किस दिन थ्योरी ऑफ कभी पढ़ा देंगे, चलिए कभी पढ़ा देंगे, सीएचएसएल के बाद ही पढ़ा देंगे, जब कहोगे कभी पढ़ा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगले नंबर पे जो मेरा सवाल आपसे रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, सही स्मार्ट मूव है, आप सिखाते चले इसी तरीके, बहुत बढ़िया है। अंडमान बिल्कुल सही। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और बिहार और लद्दाख। याद रखेंगे, साउथ बटन नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। बिल्कुल सही। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो कि हवा में तैर रहा है, मतलब पानी में तैर रहा है, वो आपका कौन से राज्य में है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, आपने सुना होगा। और ये आपका कौन सी लेक पर है? दल लेक पर है, लोकतक लेक पर है, पुलिकत लेक पर है, या फिर आपका जो है चौथा ऑप्शन कुछ भी बना दो, चिलिका बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, लोकटक लेक पर है, सही आंसर आपका आ रहा है। हम पोस्ट ऑफिस वाला आपका कौन सा है? बिल्कुल सही आपका आंसर है, पोस्ट ऑफिस वाला आपका है आपका दल लेक, यानी डल लेक भी उसे लोग बोलते हैं, आपका श्रीनगर आ जाएगा। चलते हैं आगे, हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे, हम ये सब देख रहे थे, इसके बाद हम आगे बढ़े थे।
ये जो लंपक स्टेडियम है याद रखेंगे आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। लंपक स्टेडियम, खुमान लंपक स्टेडियम आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। फटाफट से हम इस पीडीएफ को निपटाएंगे और ये आपको घर पे जरूर रिवाइज करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि असम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, असम भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम याद रखेंगे। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। थोड़ा सा अमन उसमें दिक्कत होगी बट काम चल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बेटा, मेरी सुबह क्लास हुई है, 9 से लेकर 10:30 बजे तक क्लास हुई है और इस चीज को ध्यान देंगे। दिस इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आपको भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो है ये आपको देखने को मिलता है गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी एज इन आपका दिसपुर वाला जो आपका गुवाहाटी है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। बेटा ऐसे मैंने गिने नहीं है आकाश, सही 105 नेशनल पार्क मैंने उसमें पढ़ा यार। नहीं यार, इतने तो नहीं होंगे सच में, इतने नेशनल पार्क है उस पीडीएफ में यार। इतने पढ़ा है तो भाई कमाल हो गया यार। ये तो मैंने कभी आज तक गिने ही नहीं, सच बताऊं तो। अरे नहीं यार, ये कोई नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं पूछता कितने हैं। मस्त रहो, इतना मत सोचो यार। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखवा रखे हैं, सबसे पहले आप वो पढ़ लो, उसके बाद आपको जो मन करे वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ लो। आगे चलते हैं। ऑब्वियसली ये इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, ये सवाल चांसेस नहीं बनते हैं, ये सब बनेंगे बिकॉज कॉमन से नाम है, काफी जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस पेज पे ध्यान रखना है, भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम, ये जो है आपका गुवाहाटी के अंदर पड़ता है। हाँ इतने ही होंगे, 40 के आसपास ही डाली थी मैंने। बिहार चलते हैं, ये तो बहुत ही आसान हो गया। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल से जुड़ा है, पटना में आपको देखने को मिलता है। ये तो काफी आसान है। चलो भाई याद कर लेना फिर, 105 ही यार, यही मैं कह सकता हूँ फिर तो। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है आपका, ये क्या है आपका, फुटबॉल से जुड़ा है, पटना में आपको ये देखने को मिलता है। नाम से ही आप बता सकते हो पाटलिपुत्र पटना, ऐसे ही ध्यान आपको रहेगा। अगर मैं इसके अलावा एक और की बात करता हूँ, मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पटना में ही देखने को मिलेगा और ये भी आपको बिहार के अंदर आपको पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, चले बढ़िया है। रूबिया मैं कोशिश करूंगा बेटा, वादा नहीं करता बिकॉज बहुत ही ज्यादा पैक्ड शेड्यूल है, मैं आपको बस बता नहीं सकता क्या हाल है और मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा। बिहार मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल, और ये भी आपको पटना में आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की आपसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपके सामने लिखी हुई है, आपका रायपुर। और इस बार आप ध्यान देंगे, अब तो ये कहानी जो है बदल चुकी है, अब तो ये जो कहानी बदल चुकी है। एवरीवन इज अ ठग टिल द रियल ठग अराइव्स। आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रम्प साहब की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प साहब आए थे तो कौन से स्टेडियम में वो गए थे मिलने, मुझे बता सकता है कोई? वो था आपका स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। ये आपका कौन से राज्य में पड़ता है? आपको पड़ता है गुजरात के अंदर, ये आप ध्यान देंगे। ये अब सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है, आपको शायद पता होगा। लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ की ही बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको एक स्टेडियम देखने को मिलता है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। लंबी चौड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, वीर नारायण सिंह याद रखना है, ये आपको रायपुर में देखने को मिलता है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये पूरी पीडीएफ में आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा और इससे सवाल आने के चांसेस कितने? इतने। बट दिस इज द वे इट इज, यही जीवन है, क्या कर सकते हैं यार। स्टैटिक जीके का यही हाल है। हो सकता है इससे कोई भी सवाल ना है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, बिकॉज स्टैटिक से सवाल बनेंगे। नेशनल पार्क बना सकता है, कंट्री कैपिटल बना सकता है, रिवर्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो क्या करें यार, पढ़ के जाने वाली बात है, करके जाने वाली बात है, बस यही हम कह सकते हैं। नहीं, क्रिकेट में भी आप कहेंगे, क्रिकेट में भी ईडन गार्डन्स जो है वो आप कहेंगे इससे भी बड़ा स्टेडियम है। यही जीवन है, सही बात है। मैं एक बार देख लूंगा बेटा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। मैं एक बार जो है चेक कर लूंगा सवाल कौन से सवाल है। आप मुझे एक बार उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है आपको रायपुर में आपको देखने को मिलता है। और आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला अगला पेज देख लेते हैं यार। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ये चांसेस ऑब्वियसली जो है काफी ज्यादा मुश्किल है। यार सब आप ही की कृपा है, चिल्ली पटाटो, मैं आपको यही कहूंगा, आपका प्यार है बस, और तो हम कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है। ये तिरुवनंतपुरम जो है ये आपको केरल में देखने को मिलता था। ये साउथ इंडिया का सबसे फैंसी नेम था जो बचपन में मैं पढ़ता था। मतलब ये जब मैं पढ़ता था तो मजा आ जाता था कि यार ये है कुछ पढ़ा अपने देश में, ये कोई चीज है। लेकिन लंबे समय में क्या हुआ, जब इसके लिखने की बारी आई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने शुरू कर दी। मुझे बचपन मैंने सोचा यार ये यही क्या तिरुपति बालाजी तो नहीं है। फिर और शॉर्ट फॉर्म्स बनाए, फिर एक समय आया, फिर मैंने इसे रट ही लिया। मैंने कहा निपटाओ यार किस्सा। फिर सुना कि ये जो है आपका, कोई कहता था तमिलनाडु में, कोई कहता केरल में है, लेकिन फाइनली पता लगा केरल में ही। ये बहुत बेटा बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, तब पता नहीं तुम इस दुनिया में होगे भी नहीं होगे। मैं उस बचपन की बात कर रहा हूँ, अपने पहली दूसरी क्लास की। तुम सोचो 10वीं में ऐसी बातें करता था, बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ। चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम जो आपका है ये तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब जो है बढ़िया जगह है, और अगर आप पंजाब गए हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि स्पेसिफिकली अगर आप चंडीगढ़ गए हैं, मोहाली गए हैं, मोहाली को तो चलो साइड, चंडीगढ़ में आप गए हैं, या फिर आप मान लेते हैं
इस टाइप की और जगह गए हैं, तो अमृतसर जैसे गए। अमृतसर ओवरऑल तो ठीक ही ठीक डेवलप लगता है मुझे, लेकिन जो गोल्डन टेम्पल है वो तो अल्टीमेट है। और स्पेसिफिकली जो गोल्डन टेम्पल की पार्किंग है वो मुझे बहुत ही मतलब स्मार्ट मूव लगा है। अगर आप कभी गोल्डन टेम्पल गाड़ी से गए तो आप मेरी बात को समझ पाओगे कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा आप गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुंच जाओगे। और पंजाब की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कैपिटल इसकी हो गई चंडीगढ़, और सेक्टर 42 का स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सेक्टर 42 आपका हॉकी का स्टेडियम है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉर हीरोज स्टेडियम, ये आपका कहाँ पड़ता है याद रखेंगे, ये आपका पड़ता है पंजाब के अंदर, और यहाँ पे कबड्डी के मैचेस होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है ध्यान रखेंगे, बिंद्रा स्टेडियम जो है ये भी आपका कहाँ है, पंजाब में। यहाँ ये पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप ध्यान से समझें। ये बिंद्रा स्टेडियम जो है आपका क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है, मोहाली के अंदर आपको देखने को मिलता है। और किंग्स इलेवन पंजाब की जो टीम है वो बेसिकली उनका होम ग्राउंड है। और इसी अगर मैं आपसे बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी आपकी, माइनस करके मुझे कोई बताओ, करीब मान लो 3000 बीसी के आसपास पड़ेगा। 3000 बीसी तो नहीं पड़ेगा वैसे, 2980 बीसी के आसपास पड़ना चाहिए। इतना थोड़ी सोचना पड़ता बेटा, जब झूठी डेट ऑफ बर्थ बनाओगे तो इतना सोचना ही पड़ता है यार, समझो ना बेटा तुम। अब समझो बेटा इधर फटाफट। आपसे बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की, ये आपको जलंधर में देखने को मिलता है। कुछ नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले वॉर हीरो स्टेडियम, मुझे फटाफट से कमेंट में लिखो, सारे हंसी मजाक चलेंगे, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे खुद को ही पढ़ाता रहूँ बस। ये पीडीएफ 50 बार मैं खुद पढ़ चुका हूँ, उसे दोबारा पढ़ता रहूँ, उसे मैं ही सीख के जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, पंजाब में देखने को मिलता है, ये आप ध्यान देंगे। इसके अलावा एक और नाम है जो कि आपका बिंद्रा स्टेडियम है। बिंद्रा स्टेडियम, बिंद्रा स्टेडियम का है मोहाली। मोहाली काफी फेमस जगह आपने सुना होगा, और ये मतलब बहुत ही फेमस जगह है पंजाब की, और गानों में भी काफी जगह आपने सुना होगा। मतलब मोहाली दे पराठे से लेकर आपने ना जाने क्या क्या सुना होगा। एक बहुत सारे गाने हैं जिसमें मोहाली शब्द का इस्तेमाल करा जाएगा, और ये जितनी जगहें हैं सब आपकी पंजाब में पड़ती है। बहुत बढ़िया है। अब राजस्थान चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। नाम आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये जो स्टेडियम है कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर आपने इतिहास के पन्ने अच्छे से पलटे हैं तो आपको पता होगा, मानसिंह जो है ये आपके कहाँ से जुड़े हैं, जयपुर से जुड़े हैं। इसमें कोई एफर्ट नहीं लगने वाला आपके दिमाग पे, मक्खन के तरीके जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये जो है बनवाया गया था राजा सवाई मान सिंह जी के द्वारा, और इसी वजह से इसे एसएमएस स्टेडियम भी बोला जाता है। एसएमएस स्टेडियम भी इसे बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है आपका जोधपुर में आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगेन ये एक इंपॉर्टेंट आपका पड़ेगा, इसे भी पढ़ के चले जाओगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। पीडीएफ को बेटा रिवाइज करना होगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं कितनी बार भी ये सेशन लगा लूं, हम अगले साल भी इसे लगा रहे होंगे तो भी ये याद नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको इसे रिवाइज करना होगा। आगे चलते हैं। उड़ीसा में अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, कलिंग, कलिंग स्टेडियम आपको पता होना चाहिए। कलिंगा भी इसे लोग बोलते हैं, कलिंग वैसे होता है, कलिंगा स्टेडियम बोल देता हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। और इसके अलावा बीजू पटनायक है, पटनायक नाम आते ही आपको उड़ीसा पहुंच जाना है, सीधी बात बस ये है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम जो है आपका भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में बेसिकली देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है मेनली आपको इस पेज पे ये दोनों पढ़ने हैं, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कवर करते चलेंगे, उसके बाद भी हम सब कवर सब बाकी उठा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, कलिंग स्टेडियम, दोनों आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, दोनों आपको देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर। आगे चलते हैं। अगला सवाल आप अगला जो पेज है आप सभी के सामने आ गया है। आंध्र प्रदेश की अगर आपसे बात करते हैं, अगेन यहाँ पर भी कीवर्ड बड़ा आसान रहेगा। रेड्डी आप देखेंगे और आप टिक करेंगे, बात खत्म। रेड्डी आप देखें, राजशेखर रेड्डी आप देखें बस, और आपको आंध्र प्रदेश पे टिक करना है। ये भी मैं कहूंगा इजी रहेगा, कम से कम इस साल वाले बच्चों के हिसाब से। तो विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलता है, ये आप ध्यान रखना। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आपका वाईएस रेड्डी स्टेडियम। आगे चलते हैं। सिक्किम की बात करते हैं। ये जो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया काम करा गया है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं देखो जीवन में, जो कि मान लेते हैं कोई क्रिकेट से संबंधी कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट वाला आदमी क्या करता है, जीवन को यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म करता है। बट एक और इंसान होता है जो कि बहुत ही अलग लेवल की मुश्किलों में अपने जीवन को यहाँ से शुरू करके यहाँ लेके जाता है, लेकिन इसका भी एक अलग ही रिस्पेक्ट बन जाता है, बिकॉज इसने अपनी फील्ड में इतना कर लिया जो कि इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत ही मुश्किल मतलब बहुत ही मुश्किल। यानी देखो, मानो ना मानो, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, बट अगर आज विराट कोहली जो है ना, अगर मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सचिन ने फिर भी बड़ा काम करा, बिकॉज वो उस जमाने की बात है जब ना ही ट्रेनिंग उस लेवल की हुआ करती थी, ना ही टेक्नोलॉजी उस लेवल की थी। पहले के जमाने में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, बॉलर की वीडियो आप देखे जा रहे हैं 50 बार की, हाँ भी वो कैसे स्पिन कर रहा है, उसका एक्शन देख के आप जज कर रहे हो कि भाई वो जो ट्रेनिंग का लेवल है ये तो अब है। आप इस बात को समझे, है ना। और भाई विराट बहुत बढ़िया खेलता है, मैं मानता हूँ, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, सारी बातें ठीक है। वैसे मैं इस डिबेट में आना नहीं चाह रहा था, मैं कभी नहीं आता हूँ इसमें, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, धोनी को हटा दिया। मुझे पता है तुम एमएस धोनी को लाओगे, मैं सचिन तेंदुलकर को लाया हूँ, जिसकी विराट बहुत इज्जत करते हैं। तो ये आप बात को समझे, दे आर ऑन द सेम साइड एंड वी आर ऑन द सेम साइड। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, ओके, रिलैक्स करो, सब बढ़िया है। अब ध्यान से आप समझे, बस आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि इसी तरीके जो फुटबॉल की एक फील्ड है, वहाँ पे बाईचुंग भूटिया जो है, इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे काम करा है। मतलब मुझसे पर्सनली पूछोगे तो
इंडिया में जब मैंने पहली बार फुटबॉल एक प्रॉपर तरीके से सुना कि हाँ भाई फुटबॉल भी कुछ है चीज़, तो वो यहीं से मैंने सुना था बाईचुंग भूटिया। और धीरे-धीरे एक और नाम अब सामने आया है, कोई मुझे उस नाम के बारे में बता सकता है। कुछ ही समय पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी मैं कहूँगा बेहतरीन काम कर रहे हैं सुनील छेत्री। देखो होता क्या है कभी-कभार कि कुछ चीज़ें आपको फॉर ग्रांटेड मिलती हैं। यानी जैसे कि मैं कोई से भी क्रिकेटर की बात करूँ तो जो फ़ेम है वो फॉर ग्रांटेड है, मतलब वो है ही कि वो आपको मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो टॉप 11 में पहुँचना पड़ेगा, मैं तो ऐसा नहीं है कि मक्खन के तरीके मिल जाएगा। बट अगर आप क्रिकेट के अलावा किसी और चीज़ की बात करोगे, तो वहाँ पर भी बहुत ही मुश्किल, अरे बस तुम लोग बेटा शुरू होगा, बस मुझे इसी का तो दिक्कत थी, तभी तो मैं जो है चटपटी बातें यहाँ नहीं करता हूँ। अरे सब जाएँ, एक काम करो, सबको एक बक्से में पैक करो, उस बक्से पे ढक्कन लगाओ और इन्हें पैक करो। बाईचुंग भूटिया जो स्टेडियम है, बाईचुंग स्टेडियम जो है, तुम लोग यार ऐसे दिल पे लगा लेते हो बस। सब अरे भैया कोहली भी बेस्ट है, धोनी भी बेस्ट है, सब बहुत बढ़िया है, लाजवाब हैं, आप ग्रेट हैं, सबसे बढ़िया आप हैं। आपके बाद कोहली और धोनी एक साथ खड़े हैं और उसके बाद आपको कहीं बाकी क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। सबसे बढ़िया आप हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, आप बिल्कुल ग्रेट हैं। ये ठीक रहा मेरे हिसाब से, इस इतना झूठ आज के लिए काफ़ी रहेगा। बाईचुंग स्टेडियम की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये आपको फुटबॉल स्टेडियम है और ये किसके नाम पे रखा गया? बाईचुंग भूटिया के नाम पे रखा गया है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे और ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, पलजोर स्टेडियम जो है ये आपको गैंगटॉक में आपको देखने को मिलता है। ध्यान से मेरी बात समझें। बाईचुंग स्टेडियम जो है बेटा ये सिक्किम में है और पलजोर स्टेडियम है ये भी आपका सिक्किम में है। नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं अब किसी के बारे में नहीं बता रहा बेटा, मैं सिर्फ़ आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपके एसएससी पूछता है। जो बच्चे हैं वो दिल पे लगा लेते हैं बातों को, तभी तो ये छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि इनका क्या है ज़रा बस बड़े सेंटी हैं। बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, पलजोर स्टेडियम आपका सिक्किम में आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। तमिलनाडु चलते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जनरली देखो रमन, स्टेट मोर इम्पोर्टेंट हो गया बट मैंने इंक्लूड इसलिए करा है, क्या पता क्या पूछने वाली बात है। तो अपने पार्ट पे हमने इंक्लूड कर लिया है। आप एक बार जब रिवाइज़ करें तो इस पे भी आप फ़ोकस करते आराम से चलें, ठीक है? चलो। चलो अब ध्यान से इधर देखते हैं। चिदम्बरम नाम सुनते ही क्या आपको तमिलनाडु याद आ जाता है? यहीं पे ये पहला सवाल जो है खत्म हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे मद्रास क्रिकेट स्टेडियम जो है या मद्रास क्रिकेट क्लब ग्राउंड जो है, उसी का दूसरा नाम आपका चेपॉक है, ध्यान रखेंगे। और चेपॉक का ही दूसरा नाम आपका क्या है? एमए चिदम्बरम स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना है। इस बात को आप आराम से समझें, ठीक है? और चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक स्टेडियम और मद्रास क्रिकेट क्लब ग्राउंड, ये सब एक ही बात है। और ये कौन-सी क्रिकेट टीम ऐसी है, कौन-सी आईपीएल की टीम है जिनसे एसोसिएटेड है? ये आपका एसोसिएटेड है आपका बिल्कुल चेपॉक से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये आपका जुड़ा है किससे? सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स से। अब अगेन यहाँ पे कौन बढ़िया, कौन बेकार है, देखो मुझे इस डिबेट में नहीं जाना। तुम लोगों के साथ पता है क्या दिक्कत है? तुम लोग यहाँ पर सोचते हो, बचपन में कुछ लोग होते थे, हो सकता है उनमें हम भी हों, कि जो कहते थे कि यार चार्लीज़ार्ड बढ़िया है या फिर बल्बासोर बढ़िया है। समझ रहे हो किस लेवल की हरकतें करते हो तुम लोग? यानी तुम जैसे पोकेमॉन को कंपेयर करते थे ना, मेरे पास तो ये कार्ड है, तुम्हारे पास ये कार्ड है, तुम ऐसे आजकल लोगों को कंपेयर कर रहे हो, कि ये बढ़िया, वो बढ़िया है, सब बढ़िया है यार, मस्त रहो तुम। अब बात कर लेते हैं अन्ना स्टेडियम की। त्रिची में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे अन्ना स्टेडियम जो है आपको त्रिची में आपको देखने को मिलता है। और जवाहरलाल नेहरू मल्टीपर्पज़ स्टेडियम जो है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? चेन्नई में। इसे मरीन अरीना बोलते हैं, ये आप ध्यान देंगे। इस पेज पे जो आपको बातें ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखना है मरीन अरीना, चेपॉक स्टेडियम और चिदम्बरम स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना है और एक अन्ना स्टेडियम, ये आपको सारी बात ध्यान रखनी है। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। आगे चलते हैं। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में जो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक तो बाली योगी एथलेटिक स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है। बाली योगी से ध्यान रखेंगे, ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमन, अपनी तरफ से हम सब पूरा करते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपको बस ये ध्यान रखना है, ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अपने को ये ध्यान रखना है, इस पेज पे बाली योगी स्टेडियम ध्यान रखना है और इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ध्यान रखना है। ये आपका हैदराबाद में आपको तीनों स्टेडियम देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बाली योगी होगा, बाकी सारे भी आप पढ़ सकते हैं। आगे चलें। यूपी की बात कर ले तो थोड़ा उत्तर प्रदेश के जो सीएम है आपको पता होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आपको पता होने चाहिए। एक इंडिया में एक बहुत फेमस जगह है जो कि और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जिसका नाम बीआईसी है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। जो दिल्ली वाले हैं वो इसे समझेंगे, दिल्ली वाले काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी सालों से प्लान बना रहे हैं कि हम जाएँगे वहाँ पे और हम हायाबुसा खरीद लेंगे और हम क्या करेंगे वहाँ पे चलाएँगे और रेट-वेट भी पता कराएँ कि 1 घंटे का जो चार्ज है इतना है, उतना है, ₹8,000 लगते हैं और ₹16,000 लगते हैं। ऐसी सारी बातें पता कराए हैं लेकिन आज तक वो जा नहीं पाए हैं। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस वो क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे इसकी वीडियोज़ देख रहे हैं कि लोग बाइक कैसे चला रहे हैं। वो खुद चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो ये नहीं सोच रहे बाइक आएगी कैसे? वो ये देख रहे हैं कौन-सी बाइक लूँ यार? हायाबुसा बढ़िया है या डेटोना बढ़िया है? बेटा कोई सी भी ले लो तुम, ऐसी बातें मत करो। पहले तुम प्लानिंग कर चुके हो, पहले तुम पैसा जोड़ो, उसके बाद बाकी देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में आपको देखने को मिलता है और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है ये फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग का आपका है।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, डेटोना बंद हो गई है, लेकिन डेटोना बढ़िया बाइक है बेटा, बस मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ और मुझे पता है डेटोना बढ़िया बाइक है क्योंकि मैंने मतलब देखी है अच्छे से, यही आपको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ और मेरे पास डेटोना नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, मेरे पास डेटोना नहीं है, ठीक है? याद रखिए। मेरे एक जानने वाले पे थी और है, बस मैं आपको शॉर्ट में यही कहूँगा। बस वो मतलब वो हायाबुसा से ज़्यादा बढ़िया लगती थी। 16 लाख रुपए की बाइक है वो, जो उसके पास है डेटोना में, पता नहीं कौन-सा मॉडल था उसका। बुध इंटरनेशनल सर्किट जो है ये फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए फ़ेमस है। आपको ग्रेटर नोएडा में आपको देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ये आपको कानपुर में देखने को मिलता है, यूपी में। तो अभी के लिए हमें ये पढ़ने हैं, फटाफट से आप इसे समझें, आगे चलते हैं। कमेंट थोड़े से शांत करें, कमेंट ये बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? थोड़े से हम शांत करते हैं, फोकस इधर करते हैं, बाकी अपने-अपने इंडिविजुअल कमेंट्स आप बंद कर दें, मेरे हिसाब से सही रहेगा। नहीं, ये फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है, कार रेसिंग होती है। अब बात कर लेते हैं यूपी के कुछ और नामों की। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ड्यू टू सम रीज़न्स आप सभी को पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और आपको इसी वजह से पता होना चाहिए। ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है और ये किससे एसोसिएटेड है? लखनऊ से एसोसिएटेड है। मेनली अपने को यही पढ़ना है, बाकी भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और मेनली जो आपके सवाल बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं, जितने मैंने अब तक आपको बताए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो ईडन गार्डन्स है, इसे कहा जाता है क्रिकेट्स आंसर टू द कोलोजियम। कोलोजियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या है, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? कोई मुझे बताएगा? एक ही आंसर है, रोम इटली, दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईडन गार्डन्स जो है बेटा, ये माना जाता है कि जैसे कोलोजियम उस समय का एक स्टेडियम था, तो आज के जमाने का कोलोजियम आप इसे कह सकते हो। मतलब इतने बड़े लेवल पे दिलों के करीब है ये लोगों के। ईडन गार्डन्स जो है कोलकाता में, और एक ऐसा प्लेयर है जो कि ईडन गार्डन्स या फिर कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से बहुत हद तक करीब है, कोई बता सकता है? इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पोस्ट भी संभाल रहे हैं, उनका नाम है सौरभ गांगुली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यहाँ तक अगर आप बात समझ गए तो इस पेज पे मेरे हिसाब से यही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी ये डेटा चाहे तो आप पढ़ सकते हो। लॉर्ड ऑकलैंड के जमाने में ये जो है स्टेडियम बनवाया गया था, बस बाकी इस पेज पे कुछ ऐसा खास आपके लिए नहीं है। आगे चलते ईडन गार्डन्स कोलकाता में, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम भी आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है आपका कोलकाता के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में। ज़रा 5-7 सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ और उसके बाद कहानी को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताएँ, अगर आपको स्टेडियम के नाम में रेड्डी दिखता है, आप कौन-सा राज्य चुनेंगे? दूसरे नंबर पे अगर आपको सवाल में पटनायक दिख तीसरे नंबर पे आपको अगर सवाल में दिखता है चेपॉक, तो आप कौन-सा आंसर चुनेंगे? फटाफट से आप आंसर देना स्टार्ट करें। रेड्डी के केस में आंध्र प्रदेश, इसके केस में ओडिशा और तीसरे के केस में आपका आंसर आना चाहिए, चेपॉक के केस में आंसर आना चाहिए आपका तमिलनाडु या फिर चेन्नई। चौथे नंबर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपको सवाल के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, सेक्टर 42। सेक्टर 42 का स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है? चांसेस कम है, लेकिन फिर भी क्या पता बन जाए, पंजाब चंडीगढ़ में आपको देखने को मिल सकता है। 5वें नंबर पे बाईचुंग स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है? बाईचुंग स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है? छठे नंबर पे मेरा आपसे सवाल रहेगा, मणिपुर में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम आप मुझे बताएँ। 2 नाम है, हिंट देता हूँ, एल से यहाँ पर नाम है, हिंट मैं इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दूँगा। ये सिक्किम आपका हो गया, बिल्कुल सही है। मणिपुर में कौन-सा स्टेडियम है, इसका नाम मुझे जानना है आपसे। बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल ट्राई करें ना, लंपक तो आपका आ गया, बिल्कुल सही। चलो लंपक आ गया है, एल से चलो हिंट लग गया है। अब इसके बाद मुझे बताएँ, खुमान लंपक आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। 7वें नंबर पे जो मेरा आपसे सवाल रहेगा, वो ये रहेगा कि एक स्टेडियम है जिसका नाम है आपको विदर्भ। ये आपको कौन से विदर्भ क्रिकेट, पूरा लंबी चौड़ी बात है, ये आपको महाराष्ट्र में कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में आपको कहाँ देखने को मिलता है? नागपुर, मुंबई या फिर महाबलेश्वर, ये आपको देखने को मिलता है नागपुर में, याद रखेंगे, नागपुर में आपको देखने को मिलता है। 8वें नंबर पे डीआई पाटिल स्टेडियम, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? डीवाई पाटिल आपको बस नाम दिखेगा, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है बेटा, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। बिल्कुल सही। 9वें नंबर पे सवाल है, अरुण जेटली स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है? अरुण जेटली स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम कौन से ग्राउंड पे बना हुआ है? ग्राउंड का नाम क्या है? देखिए, आज भी ग्राउंड का नाम सेम रखा गया, स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। यानी अगर मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा प्लान कर दिया इन लोगों ने कि कुछ ऐसी कहानी बना दी है कि ये जो ग्राउंड है आपका बीच में, इसे सेम रखा है, इसका सेम नाम रखा है बिल्कुल, जो इसका पहले था फिरोज शाह कोटला। लेकिन जो साथ में आपको स्टेडियम दिख रहा है बाउंड्री में, इसका नाम चेंज कर दिया गया। मतलब पहले क्या था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, फिरोज शाह कोटला ही ग्राउंड था, लेकिन अब चेंज कर दिया, कहानी बदल के इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इस ग्राउंड का नाम तो इन्होंने सेम रखा, आपका फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, और यहाँ पर बैठने के लिए जो इन्होंने लोगों के लिए जगह वगह पूरी स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम का नाम इन्होंने रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। ध्यान, ये इस पर्टिकुलर केस में ऐसे। भाई अब बिल्कुल भी आप ऐसा कमेंट ना करें भाई तनुज, बिल्कुल भी आप ऐसा कमेंट ना करें, मैं मजबूरन आपको ब्लॉक कर दूंगा बेटा। एक और कमेंट ऐसा आया, मतलब मैं नाम पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? अब ऐसा पहली बार आपका ऐसा कमेंट आया, आखिरी भी होना चाहिए, बिकॉज बाकी कहीं पे भी आप कुछ भी करें, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे किसी और का सेशन हो, यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब इट इज सिंपली नॉट अलाउड, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे।
देखो बेटा, जब भी हम ऐसा कुछ कहते हैं, हमारी सारी पढ़ाई-लिखाई जो होती है, वो शून्य हो जाती है, बिल्कुल शून्य, मतलब शून्य, बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, क्योंकि मतलब फिर हम क्या ही पढ़ रहे हैं, है ना? एक बार इस बारे में सोचना बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीखो, आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए और इसी वजह से मैंने ब्लॉक भी नहीं करा, लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सेंसिटिव है, आप चाह कर भी उस पे कुछ कमेंट ना करें, वही अच्छा रहेगा, ठीक है? अब इधर फटाफट से फ़ोकस करो, सारा फ़ोकस जो है थोड़ा-सा हिल गया है यार। अब बात कर लेते हैं आपसे, आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं और हमने 9 सवाल कर लिए हैं, 10वां सवाल आपसे मैं और पूछ लेता हूँ। चलो, इधर फ़ोकस करें फटाफट से। 10वां सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा यार चलो, आगे चलते हैं। 10वां सवाल आगे चल के पूछेंगे यार। अब बात कर लेते हैं आपसे स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी की थोड़ी-सी बात करते हैं। कुछ देर के लिए कमेंट में सोच रहा हूँ ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि लग रहा है कि यही सही है। बात कर लेते हैं आपसे स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन होने वाला है और इसके अंदर हम डिस्कस जो करने वाले हैं आपके साथ वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शब्दावलियाँ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करा जाता है अलग-अलग खेलों में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि हिट विकेट। हिट विकेट का मतलब ये हो गया कि क्रिकेटर ने क्या करा अपने ही बैट से अपनी जो विकेट्स है उस पे बैट मार दिया और उसकी जो बेल्स है ऊपर वाली वो गिर गई, तो उसने कह दिया अभी मैं हिट विकेट हो गया या फिर प्लेयर भी आप हिट विकेट हो चुके हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब ये हिट विकेट जो है आपका फुटबॉल से नहीं जुड़ा होगा, क्रिकेट से जुड़ा होगा। तो इसी टाइप से सवाल बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहेगा स्मैश वर्ड किससे जुड़ा है? और आपको ऑप्शन में दे देगा हॉकी, आपको ऑप्शन में दे देगा क्रिकेट, आपको दे देगा बैडमिंटन और आपको दे देगा लूडो। अब आपको बताना है किससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना भी ये जो है बैडमिंटन से जुड़ा है। अब ऑब्वियसली ये स्मैश वर्ड मल्टीपल स्पोर्ट्स में भी आपको दिख सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऑप्शंस में एक ही ऐसा देगा जो कि इससे जुड़ा हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ रन, तो ये जो आपका है, आपको क्रिकेट के साथ यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं देगा कि आपको बेसबॉल भी दे देगा और आपको 2 और ऑप्शन दे देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। आपको ऐसा देगा क्रिकेट दे देगा और उसके अलावा बैडमिंटन दे देगा और इसके अलावा आपको दे देगा फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल टेनिस और इसके अलावा आपको लूडो दे देगा। यानी एक ही ऐसा ऑप्शन देगा जो कि उसके क्लोज़ होगा। कुछ शब्दावलियाँ हैं जो मैं आपको अभी यहाँ समझाने जा रहा हूँ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी की। हम चलेंगे अलग-अलग गेम्स के हिसाब से। जैसे सबसे पहले हम हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में आपको अलग-अलग नाम दिख रहे हैं। इनकी अंग्रेज़ी में क्या परिभाषा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। मैं आपको ऊपर-ऊपर से इनका मतलब समझा देता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो कि कॉमन चलेंगे, जैसे ड्रिबल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो बास्केटबॉल में इसका मतलब यही चलता है, हॉकी में इसका मतलब यही चलता है, फुटबॉल में इसका मतलब यही चलता है। यानी इस शब्द का जो मतलब है वो तीनों खेलों में बराबर रहेगा। ऐसे शब्द पेपर में आने के चांसेस बड़े कम होते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट कि ड्रिबल किससे जुड़ा है, हॉकी से भी जुड़ा हो सकता है, फुटबॉल से भी जुड़ा हो सकता है और इसके अलावा मैं कहूँ 1-2 गेम से और जुड़ा हो सकता है। तो जनरली सवाल वो बनते हैं जो थोड़े-से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम चलते हैं और कुछ सवाल जैसे कि हम देखते हैं बैडमिंटन में रैली है, तो ये रैली शब्द क्या है? बैडमिंटन के साथ किससे और जुड़ा होगा? लॉन टेनिस, विंबलडन से भी जुड़ा होगा। और बर्डी है, ये बर्डी आपका गोल्फ से भी जुड़ा होगा, बैडमिंटन से भी जुड़ा होगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चीज़ों को समझना है कि कहानी कैसे कहाँ तक चलती है। मैं आपके जो मैसेजेस हैं वो इनेबल कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कुछ भी दोबारा इधर-उधर कमेंट नहीं करेंगे। आप अपने-अपने इंडिविजुअली जो कमेंट्स अगर आप हाइड कर लेंगे तो वैसे ही जो यहाँ का ट्रैफिक है कमेंट का वो 10-20% ही रह जाएगा, बाकी खाली हो जाएँगे बिकॉज़ होता क्या है जब आप अपने कमेंट्स देख रहे होते हो, तो ज़्यादा बातें-बातें होती हैं और मैं नहीं चाहता यहाँ का माहौल बिल्कुल भी खराब हो, तो कोशिश करें आप सेशन पे ही फ़ोकस करें। इस बात को आप समझें कि ये सेशन आपके लिए लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपके पास पूरी छूट है सारी बातें करने की, तो आप सारी बातें करेंगे ही। बेस्ट तरीका ये होता है मैं अपनी तरफ से आपको 100% छूट दे दूँ, लेकिन आप उसमें से इस्तेमाल ही 99% करो, वो 1% आप कभी यूज़ ही ना करें कि मैं नेक्स्ट टाइम 100 देने से पहले विचार मुझे करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़िंदगी में भी इस बात का याद रखिएगा। परिवार आपको 100% की छूट देगा, लेकिन कभी भी 100 का इस्तेमाल मत कर लेना बिकॉज़ अगली बार ज़िंदगी में वो 100 नहीं मिल पाएगी। ये 100 तभी तक अलाउड है जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा इसलिए थोड़ा खोलना पड़ रहा है कमेंट सेक्शन जिससे कि मुझे पता लग पाए आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हम शुरू करते हैं हॉकी से बात करते हैं। हॉकी का जो गेम है कुछ इस तरीके से चलता है। आपने सब टीवी पे वैसे सब चीज़ें देख रखी होंगी। अ, यहाँ पर इस टाइप से कुछ आप कहेंगे गोल टाइप बना होता है और आपका जो काम है वो यही होता है, आपको इसके अंदर क्या करना होता है, हॉकी की जो बॉल होती है उसे डालना होता है और कुछ प्लेयर्स इधर होते हैं, कुछ प्लेयर्स इधर होते हैं। बेसिक रूल चलते हैं हॉकी के और सजेशन ये भी रहेगा अगर आपको इन शब्दावलियों में अभी भी दिक्कत आए तो आप एक काम करें यूट्यूब एक बार चलाएँ, यूट्यूब पे लिखें हॉकी गेम और जैसा भी वो खेलते चलेंगे आप उसके अंदर ऑटोमैटिकली समझ जाएँगे। बिल्कुल फ्लिक जो है क्रिकेट में भी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ड्रिबल का मतलब है बॉल को स्टिक से कंट्रोल करते हुए आप आगे की तरफ लेके भागते हैं, यानी स्टिक से आप बॉल को हल्का बहुत इधर-उधर मूव कर रहे हैं और बॉल को आगे लेके भाग रहे हैं। यही काम अगर आप पैरों से कर रहे हैं तो ये काम फुटबॉल के अंदर हो गया और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ यही काम आप हो सकता है बास्केटबॉल में कर रहे हैं, तो बॉल को उस केस में बाउंस करते हुए या ज़मीन पे टप्पा खिलाते हुए आप उसे लेके जा रहे हैं। यानी ड्रिबल का मतलब बेसिकली है एक बॉल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, चाहे वो बास्केटबॉल है तो हाथ से, हॉकी है तो अपने स्टिक से और अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल है तो पैरों से।
जब आप फाइनली से शॉट मारते हैं, जिसे आप आम भाषा में शॉट मारना कहते हैं। मैं बास्केटबॉल थोड़ा कम ही खेला, मैं वॉलीबॉल ज़्यादा खेलता था। हैंडबॉल मतलब सभी गेमों में सेम चलता है, ड्रिबल का मतलब तो सिमिलर ही चलता है। ड्राइव जो है, ड्राइव का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे एक बार शॉट मारेंगे। हाँ, टेबल टेनिस मैंने काफ़ी खेला ज़िंदगी में। हार्ड हिट मेड विद द स्विंगिंग मोशन ऑफ द स्टिक, आपने देखा होगा शॉट मारा जाता है, जिसे आम भाषा में आप कहते हैं शॉट मारा है, वो आपका ड्राइव होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ्लिक की, तो फ्लिक का बेसिकली इस्तेमाल होता है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उसे हल्का-सा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पास और शूट यूजिंग द रिस्ट टू पुट फोर्स बिहाइंड द बॉल टू रेज इट ऑफ द ग्राउंड। यानी एक तो है आपने की पास बॉल आ रही है, आपने इसे इधर पास कर दिया, या फिर आपने इसे झटके से ऊपर की तरफ उठा दिया, जिससे उसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया। थोड़ा स्लो पढ़ा देंगे, आप चिंता ना करें। जब आमने-सामने जब नेम सेम है तो कैसे पता चलेगा कि कौन-सा स्पोर्ट है? मैं आपको बताता हूँ। बेटा वो कहेगा ड्रिबल किससे जुड़ा है? टेबल टेनिस से, लूडो से, कैरम से या फिर हॉकी से। इस टाइप से आपका चलेगा। मतलब कभी भी क्लोज़ नहीं देगा बिल्कुल भी। बस, ऑप्शन से ही खेलना आपको होगा। अगली बात कर लेते हैं, मार्किंग का मतलब होता है आप ओपोनेंट को गार्ड कर रहे हो, यानी ओपोनेंट के सामने अड़ने की कोशिश कर रहे हो कि उस तक बॉल जो है ना पहुँच पाए, मैं बीच में ही बॉल को ले लूँ और अपना बॉल को अपनी टीम वालों की तरफ भेज दूँ। इसे मार्किंग कहते हैं। आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है भई तुम उसे मार्क करोगे, यानी सीधा-सीधा कह दिया गया तुम जो है मान लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मार्क करोगे, यानी तुम्हारा काम वहाँ पर ये है कि आप उसकी तरफ फोकस करोगे, उसके पास ऑब्वियसली वो तुम्हें उठा के साइड में रख देगा 1 सेकंड में। लेकिन मैं थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मार्किंग का मतलब ये हो गया कि आप उसे बेसिकली उस तक बॉल को नहीं पहुँचना, वो ऐसे उठाएगा बेटा और ऐसे साइड रख देगा। अगर बात करते हैं आप स्कूप की, तो स्कूप जो होता है बेसिकली मेथड ऑफ पासिंग और शूटिंग द बॉल बाय लेवरेजिंग द स्टिक अंडरनीथ। लंबी चौड़ी बातें हैं, देखो मेरी बात सुनो। ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, इस टाइप से बॉल यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ। और आपने बॉल को यहाँ से ऐसे करा है, तो क्या बॉल इस तरीके ऊपर की तरफ जाएगी? थोड़ा-सा आप समझ पा रहे हैं? बॉल इस तरीके ऊपर की तरफ जाएगी। ये आपका होता है स्कूप, आपने करा, उठा के आपने इसे ऊपर की तरफ इस तरीके फेंका है। अब ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। अब काफ़ी सारे और भी नाम हैं। अब देखो मेरा सजेशन बेटा आपके लिए रहेगा, इन नामों से एक बार आपको गो थ्रू ज़रूर। यार देखो मैं आपको बताऊँ, दीपक, स्कूल टाइम में हम थे अपने वॉलीबॉल टीम के कैप्टन, तो हम जहाँ मन होता था हम वहाँ खेलते थे। स्कूल में ऐसे ही चलता है यार, देखो ये तो बाद की बातें होती है, प्रोफेशनल में मैं ये हम सब खेलते थे यार, जहाँ मन हो गया वहाँ खड़े हो गए, सीधी बात है। बाकी अपना इंतज़ाम खुद देख लेंगे। हॉकी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हाँ यार, कुछ कहोगे ऐसे ही कुछ था। यार स्कूल में कहाँ यार पता ही नहीं होता पोज़ीशन वगैरह क्या है। तो जब हम कैप्टन बन जाते थे जिस दिन, उस दिन हम अपने हिसाब से खेलते थे, वरना किसी दोस्त को बना देते थे, फिर भी हम अपने हिसाब से खेलते थे। हॉकी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, तो हॉकी में कुछ नाम और होते हैं। आपको शायद पता होगा, जब गेम शुरू होता है, तो गेम बीच में से शुरू होता है, और बीच में से शुरू होता है तो बॉल बेसिकली क्या होता है, पास करी जाती है अपने भाई-बंधुओं को। पास करी जाती है अपने भाई-बंधुओं को कि आपने यहाँ से शॉट मारा, आपने इसे भाई को दे दी, इसने यहाँ दे दी और इसने धीरे-धीरे करके जो है आपने आगे आक्रमण करना स्टार्ट करा, आपने जाके गोल कर दिया, ठीक है? यानी अगर मैं आपसे मान लेते हैं बात करता हूँ सेंटर पास की, तो इसका मतलब होता है पास फ्रॉम मिडफील्ड यूज्ड टू स्टार्ट ईच हाफ। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप एक बार अपने हाथ से खुद निकालो, बिकॉज़ मैं आपको यही कहूँगा कि यार ये जो है ना टॉपिक ऐसा है जिस पे आपको गो थ्रू एक बार करना ही पड़ेगा अपने हाथ से। मतलब ये मैं कितना ही आपको समझा लूँ, एक बार क्या आप इसे अपने हाथ से गो थ्रू करेंगे या फिर मैं इसे एक बार आपको फटाफट से समझा दूँ? जैसा आपको मैं वैसा कर देता हूँ, मुझे बताओ। फटाफट से आओ भाई कमेंट में। एक काम करते हैं, मैं 10 मिनट लगा के ना स्पीड में आपको इन डेफिनिशंस को बिना पढ़े इनके मतलब समझा देता हूँ। मैं इन डेफिनेशन को ना पढ़ के स्पीड में देखो, क्योंकि अगर स्पीड में स्लो मोशन में पढ़ाऊँगा तो बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। उतनी देर में तो एक आध टॉपिक हम और पढ़ लेंगे। मैं आपको फटाफट से ऊपर-ऊपर से बताता हूँ, भई देखो जैब का मतलब ये, इसका मतलब ये, और बाद में आप अपना आराम से रिवाइज़ करते रहना। शुरू करते हैं कहानी को। मैंने हॉकी की आपसे बात करी थी। अगर मैं बॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, अपनी जो स्टिक है उससे हल्का बहुत हिट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, तो उसे ड्रिबल बोला जाएगा। अचानक मैंने शॉट मारा और अपने किसी दोस्त भाई-बंधु को मैंने कह दिया, जा मेरे दोस्त फटाफट से जाके गोल करके आ। तो वहाँ पे उसे मैंने कह दिया कि मैंने क्या करा है, मैंने ड्राइव करा है। अगर मैंने मेरे पास कहीं से बॉल आई, मैंने उसे हल्का-सा डिफ्लेक्ट करके एकदम महीन हाथों से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और अपने तीसरे किसी भाई-बंधु के पास भेज दिया उसे, तो इसे कहा जाएगा फ्लिक। मार्किंग का मतलब ये है कि मैंने सीधा टारगेट बना लिया कि बस अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ और तेरा साथ ना छोड़ेंगे सनम, चाहे जेल भेज दे। यानी सीधी बात ये है कि मार्किंग मैंने कर दी, इसका मतलब मैं लॉक हो गया हूँ कि अब मुझे इस प्लेयर के पास बॉल जो है नहीं पहुँचने देनी है। स्कूप का मतलब मैंने बॉल को उठाया है और इस तरीके हवा में उठाकर मैंने पास कर दिया है। ये स्कूपिंग इसे बोला जाता है। आइसक्रीम का स्कूप आप निकाल रहे हो, आप उस तरीके इमेजिन इससे कर सकते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कवर का मतलब ये है कि आपने क्या करा है, टू पोजीशन वनसेल्फ बिटवीन एन अपोजिंग प्लेयर एंड द बॉल। यानी अब मार्किंग जैसा ही ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, बिल्कुल काफ़ी सारे शब्द एक्चुअली आपको सेम दिखेंगे यहाँ पे। जैसे कवर का मतलब और मार्किंग का मतलब सिमिलर हो गया। तो ये कुछ स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज़ है जो हमें बस ऊपर-ऊपर से पढ़ के बस पेपर में पहचानना है किससे जुड़ी हुई है ये। मतलब एग्ज़ैक्ट हो सकता है आपको इनमें डिफरेंस ना दिखे, मल्टीपल शब्द आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे मान लेते हैं बात करता हूँ
कि जैब की, तो जैब भी एक टाइप का ड्रिबलिंग होगा। इस बात को आप अगर समझ पा रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सही लगेगा। जैब का मतलब ही ड्रिबल हो गया, यानी बॉल को मैं हल्का-हल्का इधर-उधर मूव कर रहा हूँ, जिससे जो सामने वाला है वो परेशान हो जाए और बेसिकली वो या फिर वो बेसिकली वो ड्रिबल कर रहा है तो मैं जैब करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वो अपना जो है तो अपना पोज़ीशन उस बॉल का छोड़ दे और मेरे पास ही आ गया। क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ट्राइंग टू सी पासिंग ऑप्शंस व्हाइल इन पोज़ीशन ऑफ द बॉल। अब जैसे आप मान लेते हैं बॉल आपके पास है, अब आपका दोस्त कह रहा है फटाफट से मुझे दे दे, उधर से शाहरुख खान कह रहा है कि इसे पास कर दे। आप सोच रहे हैं मैं डायरेक्टली शॉट मारूँ या मैं इसे पास करूँ या मैं क्या करूँ? वो जो आप उस समय सोच रहे हो, आप उस समय स्कैनिंग कर रहे हो। अब ऑब्वियसली स्कैनिंग जो है कंप्यूटर से भी जुड़ी है, ये आपकी इन गेम्स से भी जुड़ी हुई है। अब ध्यान से बात को समझते हैं। पासिंग द बॉल इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट्स गोल टू क्रिएट अ स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, इसे सेंटरिंग भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये है, हाँ, बिल्कुल सही। नहीं, विद्या लुक एट मी वाला सीन तो वो हो गया कि जब वो गोलकीपर बनी हुई है। आपको शायद स्टार्टिंग में याद होगा, वो पता नहीं यार उन लोगों के नाम क्या थे, पता नहीं क्या ही नाम थे उन लोगों के। मूवी देख लेना यार तब समझ जाओगे। इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बिल्कुल बेटा मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। कौन कहता है स्पोर्ट्स आसान है? बेटा गेम खेलना आसान है, गेम पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये बात मुझे तब पता लगी थी जब मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया था। मुझे लगा इसमें तो कुछ करना ही नहीं होगा, खेलता तो मैं वैसे ही हूँ। लेकिन फिर पता लगा नहीं यार, बहुत कुछ है इसमें तो। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ, एक मैंने पूरी एक फ़ील्ड आपके लिए बना दी है, ध्यान से आप समझें। यहाँ से आप आ रहे हैं, यहाँ पे आप हैं और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप भागते हुए आ रहे हैं और यहाँ से मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ो, चलो ये आप हैं क्योंकि आपको शुरू से बचपन से हीरो बनने का शौक है, तो आपको मैं हीरो बना देता हूँ मेन। यहाँ से मैं बॉल को लेके आ रहा हूँ, मेरे सामने कोई दुश्मन मेरा खड़ा था और मैंने क्या करा, मैंने आपको आवाज़ मारी, "ऐ मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी, फटाफट से बॉल ले ले और ज़रा फटाफट से एक शॉट मार के इसे गोल कर दे।" और आपने क्या करा, फटाफट से यहाँ पे शॉट मारा और फिर पता नहीं कहाँ निकल लिए, जाके यहाँ पे कहीं कोने में जाके बैठ गए अपने स्वैग में ही कि सब आएँगे और मुझसे मिलेंगे। तो ये जो सिचुएशन आपने करी है, मैंने आपको जो बॉल यहाँ से पास करी है, आपको एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना के दी है, तो मैंने सेंटरिंग करा है और आपने उसे गोल करा है। आई होप आप बात समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। अभी से इस तरीके भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा-सा बोरिंग है, क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर देखा बैडमिंटन के बारे में कुछ हम बात करें, अगर आपने बैडमिंटन कभी देखा है और तो बैडमिंटन में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ चीज़ें होती हैं, भई जो आम आदमी होता है उसे सिर्फ़ एक ही बात समझ आती है, स्मैश। वो हर बात पे स्मैश मारना पसंद करता है। यानी यानी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये बीच में मैं नेट बना देता हूँ आपके लिए। भाई अपना बचपन से क्या होता था, नेट-वेट तो कभी होता ही नहीं था। नेट जैसा अपना कुछ नहीं था। एक बीच में ईंट रखी होती थी और यही नेट है, बात खत्म। पसंद हो तो खेलो, नहीं पसंद तो घर को जाओ। ये बीच में रखी होती थी और ये मान लेते हैं और बाउंड्री भी कुछ नहीं होती थी, वो वाली गाड़ी तक तेरा है और ये वाली गाड़ी तक मेरा है। ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है? और इसकी साथ में यहाँ पे बाउंड्री भी होती है। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको जितना देखो ईज़ी वे में इन चीज़ों को बता पाऊँ, मैं आपको समझा दूँ, आपके लिए थोड़ा-सा आसान रहेगा। ये कुछ इस टाइप से आपका बना होता है। अब आप ध्यान से बातों को समझिए ज़रा, कुछ इस टाइप का आपका बना होता है। थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं आप? थोड़ा बहुत मैं उम्मीद कर रहा हूँ रिलेट कर पा रहे हैं। जब सामने वाला क्या करता है, आपको ऊपर से इस टाइप से शटल देता है और आप बदले में उसे स्मैश मारने की कोशिश करते हैं जनरली उसके फेस के ऊपर, तो ये जो होता है आपका स्मैश बोला जाता है। यानी आप एक हार्ड शॉट मारते हैं जनरली लो हाइट का होता है और आपका टारगेट ये होता है कि सामने वाला उसका रिटर्न ना कर पाए। व्हेन अ शटल इज़ फ्लोटेड हाई इंटो द एयर, अ प्लेयर हैज़ द टाइम टू अनलीश अ पावरफुल ओवरहैंड, मतलब देख रहे हो तुम कवियों वाली भाषा, टू अनलीश अ पावरफुल ओवरहैंड, मतलब मज़ा ही आ गया। शॉट स्ट्रेट टू द फ्लोर ऑफ द अपोजिंग कोर्ट, अनलीश, बहुत बढ़िया। यानी जब सामने वाला इस टाइप से आपको देगा और आप बदले में एकदम उसे ज़मीन पे मारने की कोशिश करेंगे, तो ये जो शॉट होगा, इसे आप बोलते हैं स्मैश। ये आपको पता होना चाहिए, स्मैश वर्ड आपको पता होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जनरली मान लेते हैं सामने से इस टाइप से शटल आ रही थी और सामने वाला पहले से ही तैयार था। आपने क्या करा, महीन हाथों से उसे इस नेट के इधर की तरफ गिरा दिया। ये जो होता है आपका ये जो होता है क्या है, ये आपका ड्रॉप शॉट होता है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। भाई लाजवाब, भी बहुत बढ़िया। आप अपना नाम चेंज करें फिर तो भाई डम्ब स्टूडेंट, आप इसका मतलब डम्ब तो नहीं है। ये होता है ड्रॉप शॉट, यानी मैं पर्सनली आपको बोलूँ, मैं ड्रॉप शॉट वाली कैटेगरी का नहीं बंदा था। मैं जो है स्मैश वाली कैटेगरी का बंदा था। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। जो होगा देखी जाएगी वाली बात है। स्मैश की आपसे बात करा तो आपने सीधा शॉट मारा है। ड्रॉप शॉट मतलब आपने महीन हाथों से हल्का सा खेला है। रैली का मतलब वो होता है जब आखिरी पॉइंट होता है, आपका दोस्त कहता है कि मुझे घर जाना है। आप कहते हो अरे मेरे भाई रुक जा यार, 2 पॉइंट और खेल लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, ज़बरदस्ती के लंबे पॉइंट चलते हैं या फिर मान लेते हैं मम्मी बुलाने आ गए, मम्मी को कहा मम्मी 1 पॉइंट और खेल लेते हैं। तो दोस्त से पहली सेटिंग हो जाती है कि बेटा तूने इसे गिरने ही नहीं देना। तो क्या होता है, वो भी आराम से ऊपर-ऊपर फेंके जा रहा है, आप भी आराम से। ये जो होता है रैली होता है। जनरली मैचेज़ में क्या होता है, स्टार्टिंग में करा जाता है वार्म अप में, जिससे कि जो है दोनों प्लेयर्स अपना यूज़्ड टू हो जाएँ गेम से और वार्म अप उनका अच्छे से हो जाए। ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। रैली मैंने आपको समझा दी है। अब लेट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं मान लेते हैं बीच में कोई पंगा हो गया है, सेसेशन ऑफ प्ले हो गया टू अलाउ अ रैली टू बी रीप्लेड, तो उसे लेट कहते हैं। इस पॉइंट को लेट कर दो, यानी डेड बॉल टाइप का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है? और बात करते हैं आपसे बर्ड और बर्डी की। इसे शटलकॉक जो होती है, जिसे आप चिड़िया बोलते हैं, ये जो होती है इसको बर्ड या बर्डी भी कहा जाता है। बर्ड या बर्डी भी इसे कहा जाता है। ये अलग-अलग फैंसी-फैंसी आती है, ₹5 से शुरू होती है, 300-400 तक की होती है और
भाई मैंने 300-400 वाली से खेला, हो सकता है इससे महंगी कुछ आती हो मार्केट में, इससे ज़्यादा का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? योनिक्स वगैरह की आती है, 300-400 तक की तो मैंने सुनी है। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं फुटबॉल पे। यहाँ तक मुझे पता है कुछ चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना ज़्यादा अच्छे से सिखा दूँ, सिखा ही देता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। सारे डाउनलोड रिमूव हो गए, पर एक बार बेटा आपका डाउट है मुझे क्वेश्चन टाइप में भेज देना, मैं देख लूँगा। चलो फुटबॉल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इट विल बी वेरी सिमिलर टू हॉकी। कॉर्नर किक का मतलब क्या होता है देखो, अगर मैं फुटबॉल की आपके लिए फील्ड बनाता हूँ इस टाइप से, और यहाँ पर एक प्लेयर है जिसे आप गोली बोलते हैं, गोलकीपर होता है ये। तो मान लेते हैं ये एक टीम है, जो जो टीम का नाम है हरी टीम। अगर हरी टीम के बंदे से ही यहाँ पर बॉल चली जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो नीली टीम का बंदा होता है, उसे मौका मिलता है यहाँ से एक ट्राई लेने का, कि वो किसी तरीके गोल करने की कोशिश कर सके। यानी अगर, क्योंकि ये ऑब्वियसली दूसरे की टीम वाला हिस्सा है, अब कॉर्नर अगर वो इस लाइन के यहाँ पे गया है, इस लाइन के यहाँ पर गया है, तो वो क्या होता है, वो कॉर्नर किक लेता है, यहाँ पे बॉल को रखता है, यहाँ से शॉट मारता है, और अचानक इसका एक भाई बंधु आता है उड़ता हुआ, उसकी जो है मुंडी आती है यहाँ पर, और सीधा उसके सिर पे जाके बॉल लगती है और वो गोल कर देता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका होता है, इसने यहाँ पर हेडर करा है, इसने यहाँ पे हेडर करा है, और इसने मारी यहाँ से कॉर्नर किक मारी, ध्यान रखिए। लेकिन यही बॉल अगर जो है हरे वाले भाई बंधु से जो है यहाँ पे निकल गई, यानी साइड वाली लाइन पे निकली है, तो इस केस में जो नीले वाला बंदा है, ये पैरों से नहीं मार सकता, इसे अपने हाथों से जो है बॉल को फेंकना होता है। ये हाथों से अपने बॉल को, हाथों से जो है बॉल को फेंकेगा अपने भाई बंधु के पास, और वो वहां से पैरों से उसे खेलता हुआ अपने दोस्त को पास करेगा, और यही गेम आपका आगे कंटिन्यू होता रहेगा। इसे बोलते हैं आपका थ्रो इन बोलते हैं, यानी बॉल को अपने हाथ से अंदर फेंका है। ध्यान से देखें, कॉर्नर किक आप समझ चुके होंगे, इसके अलावा हेडर आप समझ चुके होंगे अब तक क्या है, थ्रो इन आप समझ चुके होंगे क्या होता है। अब कुछ प्लेयर की पोजीशंस होती हैं। एक प्लेयर होता है अटैकर, जो कि आगे की तरफ होता है, जो कि गोल करने की कोशिश करता है। एक मिडफील्डर होता है, जो कि अटैकर को डिफेंडर को कनेक्ट करता है, और एक होता है आपका जो डिफेंड करने की कोशिश करता है सबसे पीछे की तरफ। जनरली सबका काम अलग-अलग होता है। अटैकिंग प्लेयर को पता होता है कि किस तरीके शॉट मारना है गोल के अंदर। डिफेंडर को पता होता है किस तरीके शॉट नहीं मारने देना सामने वाले को, ठीक है? किक ऑफ का मतलब होता है जब गेम स्टार्ट होता है, तो किक ऑफ होता है, यानी सेंट्रल पोजीशन से गेम आपका जब स्टार्ट होगा, तो उसे किक ऑफ बोला जाता है। गोल एरिया मैंने आपको बना के दिखा दिया। गोल एरिया आप कुछ इस तरीके से मान सकते हैं। कुछ ये वाला एरिया होगा आपका गोल एरिया। आगे चलते हैं, फ्री किक आपको और समझा देता हूँ। मान लेते हैं इस तरीके का एक स्ट्रेट आपका पूरा मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे आपका एक दोस्त है नीले रंग का, अब ये क्या कर रहा था, बॉल को आगे लेके जा रहा था। अब आप इधर से हरे, आप दूसरी टीम से आपने जाके इसे एक दिया, बिल्कुल कंटाफ, और ये क्या, वो बेचारा वहां पे गिर गया। अब आपने इससे बॉल बॉल ली और आगे आप चल पड़े, ठीक है? आप ध्यान से समझ। अबे इस तरीके बढ़िया तरीके पढ़ो, क्या तुम नेगेटिव बातें कमेंट सेक्शन में करते हो? पढ़ाने का भी ऐसे मजा नहीं होता, पता है? इतने बढ़िया से पढ़ाने का प्लान करके आते हैं यहाँ पे, और बताओ तुम क्या बातें लिखते हो? मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा ऐसी बातें करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है क्या मैं सही पढ़ा भी रहा हूँ इन लोगों को? क्यों मैं इनकी जो सोच है बढ़िया नहीं कर पा रहा? जो देश में हो रहा है वही यहाँ पे भी क्यों हो रहा है? ये मैंने आपके लिए बनाया है ये मैंने आपके लिए बनाया है क्या, एक गोल बना दिया। तो प्रैक्टिकली ये गलत है, मतलब ये जो है हाँ, मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कोई देखो, मैं तो यही कहूंगा बेटा, आप पहले कुछ भी सोचते हो, आपको बाद में अच्छा सोचना है, बस सीधी बात ये है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आपने इसे गिराया और आप बॉल को लेके चल दिए, फिर उधर से कोई और आया, उसने आपको एक कंटाप दिया, इस तरीके क्या होगा, ये मतलब अजीबोगरीब गेम हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल्स सेट कर रखे हैं कि अगर सामने वाले के पास बॉल है और अगर आप मान लेते हैं उसे गिरा देते हो, तो उसे फिर से मौका मिलेगा कि वो इस बॉल को यहाँ पे रखेगा जमीन पे, फिर अपने हिसाब से वो इसे खेल पाएगा। यानी अब वो क्या करेगा, यहाँ पे रख के, अब उसे कोई ये नहीं कि उसने यहाँ पर बॉल रख रखी है कि वो मारने जा रहा है, अब फिर आया आपने फिर उसे कंटाफ मार के बॉल लेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ रूल्स होते हैं गेम के। यानी अब वो बॉल वहां पड़ी रहेगी, सबसे पहले वही उसे हिट करेगा, और उसके बाद आप उससे बॉल को छीन सकते हैं, ठीक है? ये बात आप समझ चुके हैं। और ये आपका होता है फ्री किक, ये आपका फ्री। लेकिन अगर ऐसा आपने यहाँ पर कर दिया, मान लेते हैं गोल के बिल्कुल पास में कर दिया, गोल के सामने बिल्कुल कर दिया, तो उसे पेनल्टी शूट आउट मिलता है। यानी उस केस में कोई नहीं होगा, उसके सामने बस एक ही बंदा होगा, गोलकीपर। उसके सामने यहाँ पे गोलकीपर होगा, और यहाँ पे गोलकीपर खड़ा होगा, और यहाँ पे बॉल होगी, और यहाँ से वो इसे मारने की कोशिश करेगा, और इसका काम होगा कि गोल के अंदर तक उसे ना जाने दे। इसके हाथ बनाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ बॉल को रोकने में काम आएँगे इसके, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। थ्रो इन बेटा, साइड से बॉल जब अंदर फेंकी जाती है, इस लाइन की इधर की तरफ चली जाती है, तो साइड से जो बॉल अंदर फेंकी जाती है उसे थ्रो इन बोला जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम द ओपोनेंट यूजिंग द फीट, पैरों से किसी तरीके क्या करना, उससे बॉल छीन लेना। अब पैरों से का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपने पैर उसके पैर में अड़ा दिए जाके और वो गिर गया फिर तुम बॉल लेके चले गए, नहीं, बिना उसे टच करे। यानी तुम एक ईमानदारी से क्या करोगे, वो बॉल को हिट करा, तुमने अपना पैर अड़ाया, और किस तरीके तुमने बॉल का जो पोजीशन है वो अपने पास ले लिया है। यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है। कुछ और नाम आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर क्या, आपको दिखेगा ड्रिबल। ड्रिबल आपका सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो मैंने आपको पहले सिखाया था। अब यहाँ पर कुछ और नाम आपको समझने, एक है ऑफ साइड।
ऑफ साइड का मतलब आपको आम भाषा में समझाऊंगा, आम भाषा में बिल्कुल समझाऊंगा। ऑफ साइड का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं, एक मैंने आपके लिए फील्ड बना दी है। अब ये ओपोनेंट का गोल है यहाँ पर, जिसमें आपको गोल करना है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये आप सामने से हैं, आप नीले हैं, आप हरे हैं, चलो, और यहाँ पर आप ये जो है नीले हैं। अब सुकून से मेरी बात समझना। अब प्रैक्टिकली क्या है, आप यहाँ पे सुकून से समझे। अब हरे वालों को क्या करना है, नीले वालों के वाले में जाके गोल करना है। अब 4 ही लोग हैं बेटा, महंगाई का जमाना है, दोस्त जो है ज़्यादा मिल नहीं पा रहे। तो अब इन्होंने प्लान बनाया कि काम करते हैं, इस हरे वाले को हटा देते हैं और इसे कह दिया बेटा तू ना यहीं जाके बैठ जा इसके पास। ये हरे वाला आके गोल के बिल्कुल ही पास में बैठ गया, बस बैठ गया। मैं नहीं जा रहा, मेरा मन है, मैं यहाँ खेलूँगा। तो प्रैक्टिकली ये रूल्स के खिलाफ है। ऐसे तो क्या होगा, 2-4 बंदे हर बंदा सामने वाले के पास ही बैठा देगा। 1-2 गोलकीपर को पकड़ लेंगे और 1-2 गोलकीपर से बातें करने लगेंगे। एक उसके लिए मैगी बना के ले आएगा और गोलकीपर बेचारा कैसे गोल को रोक पाएगा। यानी प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि आपको ओपोनेंट की साइड बहुत ज़्यादा नहीं जाना होता, उस केस में आप ऑफ साइड करार कर दिए जाते हैं। अगर वो ओपोनेंट के गोल के पास है, इस बात को ध्यान रखना है, और सेकंड टू लास्ट ओपोनेंट और बॉल दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा पास हो गया है उसके, तो वो आपको ऑफ साइड हो गया। अब ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी, मोटा-मोटी तौर पे आम भाषा में समझाता हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा पास ऐसे नहीं जाना होता। जहाँ पे ओपोनेंट्स है उसके हिसाब से उसे अपनी पोजीशन देखनी होती है। अगर वो यहाँ पे इस समय मान लेते हैं इसके पास बॉल आ जाती है, गोल कर देता है, तो नहीं माना जाएगा बिकॉज़ ये ऑफसाइड हो गया है। पेनल्टी मैं आपको समझा चुका हूँ क्या है, फाउल मतलब कोई भी आपने इल्लीगल प्ले करा है, आप समझ गए हैं। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अ बॉल किक्ड यूजिंग द बैक ऑफ द फुट, पैर के पीछे वाले हिस्से से बॉल को मारना ब्लैक हिल है, ज़बरदस्ती की बात है। अब रेड कार्ड और येलो कार्ड की बात कर लेते हैं। अब आपने याद होगा एक कंटाफ मारा था किसी को, अगर वो पहला कंटाफ है तो आपको दिया जाएगा येलो कार्ड। यानी तुमने गड़बड़ करी है, तुम्हें येलो कार्ड दिया जाता है, ठीक है? जो दूसरा गलती दोबारा करोगे तो आपको एक सेकंड येलो कार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पे एक बोनस है आपके लिए कि जब 2 येलो मिलते हैं तो एक रेड कार्ड बन जाता है, यानी सेकंड येलो पहले आपको दिखाया जाएगा, फिर आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा। रेड कार्ड का मतलब गेट लॉस्ट, जाओ और कहीं खो जाओ, है ना भाई? गेट लॉस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि आप सीधा गेम से बाहर है, आपको उसी पॉइंट पे अपने जो है फील्ड से बाहर निकलना होगा और उस गेम में आप दोबारा नहीं खेल सकते। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये समझना होगा, चलिए बढ़िया है मोनू, आपको ऐसा तो ये तो हर बंदे को अलाउड हो गया ना कि मान लेते हैं 85 मिनट्स हो गए हैं और मेरी जो टीम है वो जीत रही है फॉर एग्जांपल 2-0 से, तो मुझे पता है मैं ही जीतूँगा। मैं जाऊँगा, एक को भी कंटाफ मार दूँगा, कहूँगा लाओ भी मेरा येलो कार्ड कहाँ है? तो इसमें ये भी सेट कर रखा है कि अगर पहली बार में ही आप मुश्किल बहुत बड़े लेवल की गलती करते हो और बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हो, तो आपको पहली बार में रेड कार्ड दे दिया जाता है। यानी ये आपको छोटी-सी बात ध्यान रखनी है। रेड कार्ड तब मिलता है प्लेयर ने बहुत ही सीरियस एक कोई ना कोई गलत काम कर दिया है या फिर उसे 2 येलो कार्ड मिल गए। इस केस में आपका क्या है, या आपको रेड कार्ड दे दिया जाता है और अगर आपने सिंपल टाइप की कोई गलती करी है, तो आपको येलो कार्ड दिया जाता है। ठीक है? आगे चलते हैं। बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं, जो उसने कह दिया उसका वचन ही है शासन, बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ऑफसाइड की, ऑफसाइड बच्चे नहीं समझ पा रहे। ऑफसाइड का मतलब ये है कि अगर आप सामने वाले की साइड जाके बैठ गए हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके ओपोनेंट्स हैं, मान लेते हैं यहाँ 3-4 ओपोनेंट्स हैं, सब आगे हैं, बॉल भी यहीं पे है। अगर आप यहाँ पर जाके खड़े हो गए हैं उसके सामने वाले के गोल के पास, तो ये ऑफसाइड माना जाता है। ये आपका ऑफसाइड माना जाता है। ठीक है? उम, आगे चलते हैं। चेस की बात करते हैं, थोड़ी-सी चेस की हम बात करते हैं। चेस जो गेम है आप सबको पता होगा, ब्रेक ले लो आप, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ अभी 4-5 पेज और बचे हैं, थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। मैं बिल्कुल देखो बेटा, एक बात अलका मैं यही कहता हूँ कि मैं मानता हूँ सेशंस हेवी हैं, बट मतलब बिना इसके तो काम हो ही नहीं पाएगा अलका, इसके करने के बाद शायद हो जाए। मैं आपको यही कहूँगा बेटा, स्टार्टिंग जीके में क्या है, हो सकता है कि पूरे सेशन में से कुछ भी ना पूछा जाए, जो कड़वी बात है ये है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, है ना? तो हम तो अपनी तरफ से पढ़ते हैं, देखो क्या है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद मात्र 25 सवाल अपने पेपर में आते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो बहुत ही मतलब कम चांस बनते हैं, अगर आप देखोगे कि जितने पेज आपने पढ़े, हज़ारों पेज पढ़ने के बाद आपके सामने 25 सवाल आते हैं, तो मतलब मैथ्स में मैं कहूँगा फिर भी जो सिचुएशन है थोड़ी कंट्रोल में है। अभी मुझे पता ही है टाइम एंड वर्क का आना ही आना है। अगर मैं ये करके चला गया, इसके 5-7 टाइप करके चला गया, मेरा सवाल डन हो गया। अगर मैं अलजेब्रा के टाइप्स करके चला गया, मेरा सवाल डन हो गया। बट जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं है। जनरल अवेयरनेस में आपको परफेक्ट होना चाहिए कि अगर आपने सारे के सारे लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा है, गवर्नर्स के बारे में पढ़ा है, वो वाइसरॉय पूछ लेगा। वाइसरॉय पढ़ा है, गवर्नर जनरल पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा किसके समय क्या हुआ, मतलब कोई लिमिट नहीं है डेटा की। तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब बहुत ही वास्ट है यार। तो बस यही है कि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, यही आपकी और हमारी हिम्मत है, वरना जनरल अवेयरनेस में कोई हाथ नहीं डालना चाहता, बिकॉज़ कुछ पता ही नहीं कितने गहरा है ये। आप सचिन वो आखिरी वाले सेशन देखिए प्लैटिनम बैच पार्ट 2 के, वहाँ मैंने आपको पढ़ा रखा है ये सब। चलते हैं आगे ज़रा, चेस की थोड़ी-सी बात करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपसे चेस की बात करता हूँ, चेस का कुछ अगर आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से कुछ पैटर्न आपका चलता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जनरल अवेयरनेस की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर एक प्लेयर का पूरा सेटअप होगा या सामने की तरफ दूसरे प्लेयर का पूरा सेटअप होगा। अब इनका काम ये नहीं है इन्हें सामने तक पहुँचना है, इनका काम जो ये है कि सामने जो राजा बैठा है, इस राजा को हराना है किसी तरीके, राजा का चेकमेट करना है। अगर वो राजा जो है बेचारा एक ही कदम चल सकता है, और बाकी अब यहाँ पर मैं हर एक के बारे में तो आपको पूरा चेस गेम नहीं सिखाऊँगा, बस आपको ये समझना है कि कभी राजा की जान खतरे में होती है तो उसे चेक बोला जाता है, और राजा की जो जान है पूरे तरीके खतरे में है, यानी उसका कत्लेआम होना पक्की बात है, तो उसे चेकमेट बोला जाता है। गेम तब ओवर होता है जब चेकमेट हो जाता है, और बस। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ एंड गेम की, तो एंड गेम वो सिचुएशन होती है जब एक तरफ और राजा बचता है और कुछ प्यादे बचते हैं, दोनों के साथ यही सिचुएशन होती है, राजा और उसके प्यादे। चेकमेट का मतलब गेम ओवर टाइप, यहाँ पर जो इसका मतलब है गेम ओवर होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके अलावा एक्सचेंज की, ये होता है स्वैप ऑफ पीसेस, यानी आपने क्या करा, पीसेस को एक्सचेंज कर लिया। और इसके अलावा आप ध्यान देंगे, ये किंग साइड, ये देखो क्या है, मेनली जो पेपर में आएगा बेटा, आपको शब्द दे देगा और आपको पहचानना होगा किससे जुड़ा है। जैसे किंग साइड दे देगा, कहेगा द टर्म किंग साइड इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आप कहेंगे गेम्स या स्पोर्ट्स, तो ध्यान रखना है किंग साइड जो चेस से जुड़ी है, इस टाइप का सवाल आपका बन सकता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो अब समझते हैं, पूरा पी ले, चलो पी लिया आपके कहने से। अब टेनिस की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। टेनिस जो है काफ़ी सिंपल रहेगा। अब मैं जानता हूँ आप तो यहाँ देख रहे हैं लव पे, मैं समझ सकता हूँ बेटा। बिल्कुल सब इंतज़ाम है, बिल्कुल बेफ़िक्र रहो आप, सब इंतज़ाम रखे हुए मैंने अपने पास इस समय। और भई मैं आपको भी यही कहूँगा, अपना बैठने की सबने प्रॉपर पोज़ीशन बना रखी है ना? मतलब एक प्रॉपर जगह बैठ के पढ़ते हो ना? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल रैंडम कहीं भी बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं और टाँगें सोफ़े पे रखी हुई हैं, खुद सोफ़े पे लेटे हैं, पैर जो है मेज़ के ऊपर हैं। थोड़ा-सा मतलब प्रॉपर अपना सिस्टम बनाएँ बैठने का, कम से कम एग्ज़ाम टाइम तक तो सिस्टम अच्छा-सा अपना बनाएँ। हाँ, बिल्कुल सही, चाहे मैं को पर्सनल रूम ना भी हो अभी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कम से कम ये है स्टडी टेबल ना भी हो, मतलब कुछ एक जगह होनी चाहिए जहाँ बैठ के पढ़ें, एक जगह होनी चाहिए, ठीक है? टेबल चेयर है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और विद टाइम सब बढ़िया हो जाता है, बस थोड़ी-सी मेहनत अभी करनी है, एक बार जब पूरा हो जाएगा, अभी बहुत बढ़िया पर्सनल फ्लोर है, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और विद टाइम क्या है, देखो थोड़ा-सा आपको एफर्ट मारना है, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो सब चीज़ें जो हैं बढ़िया हो जाएगी। बेड टेबल है, बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं आपसे टेनिस के बारे में थोड़ा-सा। हाँ, बिल्कुल सही है, बेड टेबल भी बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया इनोवेशन लगता है बेड टेबल जो है, और आजकल वो लैपटॉप टेबल आ रही है, पता है? बेड टेबल है मार्केट में ₹250 की, और लैपटॉप टेबल है ₹2000 की, पता नहीं क्यों? मतलब कुछ भी यार, कुछ भी, और लोग खरीदते हैं उसे, पता नहीं कितने उस पे रिव्यूज़ आ रहे हैं। मतलब यहीं पे मैं आपको कहूँगा थोड़ा स्मार्टली प्ले करा करो, देखा करो उसकी यूटिलिटी है भी कुछ या नहीं। और उसकी यूटिलिटी में मैं आपको बताऊँ क्या है, वो कहता है जी, यहाँ पर आप ऐसा अपना लैपटॉप रख लो और इसके पीछे आपका मोबाइल लगाने का स्टैंड है। अब मैं उससे ये पूछना चाहूँगा मेरे भाई, जब मैंने लैपटॉप यहाँ रख लिया, तो मोबाइल कैसे चलाऊँगा मैं? इसे साइड में कहीं आगे ही दे देता। वो कहेगा इसे उल्टा रख लो, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगा यार, मैं फ़ोन को ऐसे ही नहीं रख लूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही, किचन में पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। देखो अनअकैडमी का यही फ़ायदा, आप जहाँ मन चाहे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अब ज़रा हम टेनिस की बात कर लेते हैं, टेनिस के काफ़ी सारे बड़े ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं। टेनिस का जो गेम है, कुछ-कुछ आप कहेंगे बैडमिंटन जैसा है, थोड़ा-सा बस आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। यार देखो मेरी ड्राइंग तुम लोगों के बड़े काम आई है, मैं ये देख रहा हूँ, है ना? फटाफट खटाखट बने जा रहा है, वरना मैं कुछ भी अजीबो-गरीब बनाते रहता, ऐसा ऊपर से तुम्हारा दिमाग ही खराब रहता, कुछ समझ ही नहीं आता तुम लोगों को। लोग अपने लिए सीखते हैं, मुझे लग रहा है मैं आप लोगों के लिए सीखा हूँ। समझते हैं ज़रा, आपसे टेनिस की थोड़ी-सी बात करते हैं, और अब ध्यान से समझते हैं थोड़ा-सा। टेनिस जो है बेसिकली एक ऐसा गेम हो गया जिसमें आप कॉस्को की बॉल से आप खेलते हैं, करीब आप उसे कॉस्को की बॉल बॉल कह सकते हो, और इसमें बस ये होता है, रैकेट जो होता है थोड़ा-सा आपका बड़ा होता है, और जो है शॉट मतलब सर्विस कराने का तरीका ये होता है, सामने यहाँ पर बंदा है और वो अगर मान लेते हैं लाइन की इस तरफ से सर्विस करा रहा है, तो उसे सामने इस तरफ ही उसका जो बॉल है यहाँ पे टप्पा खाना चाहिए, और अगर वो यहाँ पे नहीं खाता है, तो उसका जो है फाउल हो जाएगा। मतलब इधर की तरफ नहीं खाना चाहिए, क्रॉस में आनी चाहिए सर्विस, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, क्रॉस में होनी चाहिए। और अगर वो पहली बार में सर्विस करता है, नेट पे वो लग जाती है, तो उसका जैसे बैडमिंटन में तो वो सीधा डेड हो जाता है, 1 पॉइंट गिन लिया जाता है, लेकिन इसके केस में एक और मौका दिया जाता है। मान लेते हैं पहली बार नेट पे टच हो गया तो उसे फॉल्ट बोलते हैं, और दूसरी बार टच हो गया तो उसे डबल फॉल्ट बोलते हैं। यानी एक बार नेट पे टच हुआ कोई बात नहीं, आपको सेकंड सर्व करने का मौका मिलेगा, सेकंड सर्व करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने फिर टच करा तो उस केस में क्या है, बिल्कुल है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने उसमें पढ़ा रखी है, मेंस के काफ़ी सवाल भी कराए हैं मैंने। डबल फॉल्ट होने पे आपको पॉइंट जो है मिल जाता है। पॉइंट बड़े अजीबो-गरीब तरीके से होते हैं, जैसे अपना बैडमिंटन में तो 1-1, 1-2 ऐसे चलता है, इसमें कैसे चलता है 0, फिर 0 15, 15 के बाद 30 चलता है, 30 के बाद 40 चलता है, 40 के बाद पॉइंट खत्म हो जाता है, ये मैच आपका ओवर हो गया। इसमें मान लेते हैं प्लेयर ए और बी के बीच में था, प्लेयर बी जीता, तो बी के पास यहाँ पर उसे 1 दे दिया जाएगा।
बी, ऊपर ए लिख देता हूँ, नीचे बी, तो बी को यहाँ पर 1 दे दिया जाएगा। दूसरा मैच हुआ, दूसरे मैच में क्या हुआ, फिर से बी जीता तो उसका 2-0 हो जाएगा। तीसरे में ऐसे ए जीता, ए ने यहाँ पे 40-15 कर दिया था, तो यहाँ पे 2-1 हो जाएगा। जो सबसे पहले 6 पर पहुंचा, यानी मान लेते हैं 6-3 हो गया यहाँ पर, कि 6 साइड बी जीता, ए जीता 3, तो यहाँ पर एक पूरा जो गेम है वो बी के नाम कर दिया जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे 3 साइड होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत लंबा गेम चलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें फिर देखा जाता है 3 में से जो 2 बार जीता है वो आपका जो है गेम पूरे तरीके जीतता है। बिल्कुल सही पॉइंट, गेम सेट मैच, बिल्कुल सही। ये आपका चलता है। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ अगले पेज पे कहीं होना चाहिए। हाँ, ये रहा एस। एस का मतलब होता है जब आपने सर्विस करी हो, सामने वाला सर्विस को रिटर्न ही नहीं दे पाया। आपने सर्विस करी, सामने वाला उसका रिटर्न नहीं दे पाया, यानी बदले में वो उसको टैकल करके आप तक बॉल को नहीं पहुंचा पाया, तो आपने एस मारा है, यानी आपने बेसिकली शॉर्ट सर्विस करी है और वो बेचारा हक्का बक्का रह गया है, हैरान रह गया है, वो एस होता है। कुछ करंट अफेयर्स के सवाल जो होते हैं एस होते हैं, कि बच्चा उसे अनटच करके आ जाता है वापसी, मतलब आया राम गया राम हो जाता है, सवाल आया और गया, यानी एस वो हो गया जो कि सामने वाला टच भी नहीं कर पाया है। बैक स्पिन जो होता है, जैसे टेबल टेनिस की अगर मैं आपसे बात करूं, सेम टेबल टेनिस वाला कॉन्सेप्ट आपका टेनिस में भी चलता है। टेबल टेनिस बस आप टेबल पे खेलते हैं, यानी अगर आप मान लेते हैं रैकेट को इस तरीके से चॉप करते हैं, इसे चॉप करना भी बोलते हैं, तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ स्पिन करती है, तो जो बॉल ऐसे जाके ऐसे जानी थी, वो बॉल क्या होती है, यहाँ पर जाती जरूर है इस तरीके, लेकिन अब उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये सामने वाले को परेशान करने के लिए होता है, कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसे यहाँ पे रैकेट अड़ाना है, लेकिन रैकेट जो है थोड़ा और आगे लाना होता है। इससे क्या है, जो पॉइंट्स हैं स्कोर करे जाते हैं। ये आपका बैक स्पिन हो गया। बेस लाइन वो हो गया जो कि बेसिकली कोर्ट की जो मैंने आपको भी लाइन बना के दिखाई थी, इस टाइप से ये बेस लाइन होती है, बेस लाइन से सर्विस करी जाती है। पिंग पोंग भी उसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हम समझ चुके हैं। और अ शॉट दैट इज हिट डायगोनली इनटू द ओपोनेंट्स कोर्ट, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, कि मान लेते हैं सर्विस जो करी जाती है, मान लेते हैं सर्विस की भी मैं आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ से मैं शॉट मारता हूँ सामने की तरफ से, क्रॉस कोर्ट बोलते हैं। ड्यूस मतलब 40-40 हो गया है, ये आपने सुना होगा, बैडमिंटन के केस में भी इस्तेमाल करा जाता है। नहीं, ड्रॉप एक अलग चीज हो गई। ड्रॉप बैक स्पिन से आप ड्रॉप करते हो, ड्रॉप का मतलब ये हो गया कि आप उसे स्लो मोशन में नेट के काफी करीब जाके छोड़ रहे हो। बैक स्पिन मतलब आप उसे पीछे की तरफ मोशन भी दे रहे हो, मतलब दोनों चीजें हैं, एक साथ हो सकती है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या आप बात समझ चुके हैं? मैं यहाँ पर नेट के पास खड़ा हूँ, और मैंने यहाँ से क्या करा, सामने लंबा शॉट मारा, ये ड्रॉप नहीं है, मैंने यहाँ पे बहुत ही महीन खेला इस तरीके, ये मेरा ड्रॉप शॉट है। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, बैक स्पिन भी ऐड कर दी, तो हो सकता है टप्पा खाने के बाद ये बहुत ही धीरे हो गया, ये मेरा ड्रॉप शॉट हो गया, जिसके अंदर बैक स्पिन जो है इंक्लूडेड है। रॉजर फेडरर बहुत अच्छा ड्रॉप शॉट मारते हैं, अगर आप कभी टेनिस देखते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और मैं पर्सनली उन्हें फॉलो करता हूँ, तो मैं आपको उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ड्यू उसके बाद एडवांटेज होता है, अगर दोनों के 40-40 होगा, जैसे मैंने आपको समझाया था कि 0-15 होगा, फिर 0-30 होगा, फिर 0 मान लेते हैं 40 होगा, 0-40 हो गया, फिर यहाँ से मान लेते हैं 15-40 हो गया, 40-40 होने पे क्या हो गया, आपका ड्यूस हो गया। इसके बाद मान लेते हैं इसने स्कोर करा, तो इसे एडवांटेज मिलेगी, तो 2 लगातार पॉइंट करने होंगे तब उसे एडवांटेज मिलती है, यानी इसने एडवांटेज करी, उसके बाद अगर ये दोबारा इसने पॉइंट करा तो जीत गया। मुझे पता है कोई डाउट आ रहा है कि बेटा? नहीं, लैग वैग नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा, लैग पूछ रहे थे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। डबल बेगल का मतलब ये है, अ मैच दैट एंड्स विद द स्कोर 6-0 6-0, यानी सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाया, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाया, आप आए, आप उसे हराते गए हराते गए हराते गए। क्लास तो बेटा खत्म हो गई है, बेटा क्लास का सिंपल रहता है अपना, जब मन चाहे तब खत्म है क्लास, तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब मे आई कम इन सर जैसा कुछ नहीं है, और मे आई गो टू ड्रिंक वाटर जैसा कुछ नहीं है। मतलब बस आए जाएं, अपना ऐसे ही चलता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कंटेंट तो पूरा ही आपको पढ़ाया जाएगा, बिकॉज सिखाने के लिए आए हैं। डबल बेगल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने पूरे तरीके चारों खाने सामने वाले को चित कर दिया है, ये आपका डबल बेगल होता है। यानी मैं आप मान लेते हैं, आप मेरा गेम हुआ रॉजर फेडरर के साथ, तो जब वो मुझे हराएगा तो मुझे ऐसे ही हराएगा वो, यानी मेरा स्कोर होगा 0 और उसका स्कोर होगा 6-0 6-0। उसमें क्या प्रैक्टिकल बात है, फिर जब मैं उससे पूछूंगा बेटा फटाफट से बता मुझे ऑल्स के बारे में बता, और मुझे बता डेविस स्ट्रेट कहाँ है, फिर जरा मेरा स्कोर जो होगा 6 होगा, उसका 0 होगा, फिर मैं डबल बेगल करके आऊंगा वहां से। तो सबका अपना अपना डोमेन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूछ लूंगा उससे, बता दे भाई बॉस फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। यस बेटा, बिल्कुल भाई हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। समझते हैं जरा, उसके चेहरे की खुशी देख के तो वैसे नहीं लगता कि उसने यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कभी करी होगी, बाकी कह नहीं सकते कुछ। बॉक्सिंग की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बॉक्सिंग आपको पता होगा, बॉक्सिंग एक गेम है और बहुत ही फेमस है, और बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। कुछ नाम आपको अजीबोगरीब दिखेंगे, नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये एक ध्यान रखना है, बॉब एंड बीफ, ये सीधा आ सकता है, इस बॉक्सिंग से सवाल बनते हैं भाई, ध्यान रखेंगे। टेनिस का मैं एक बेटा भी देख लेता हूँ, एक पेज अगर और बचा है तो। बॉब एंड वीव क्या होता है, आपने देखा होगा, प्लेयर खड़ा हुआ है और वो इस टाइप से बस हल्का हल्का अपने मुक्का जो है हिलाया जा रहा है, कि हाँ, सामने वाले को जज नहीं करने दे रहा कि किस तरीके वो शॉट मारने वाला है, और सामने वाले ने पंच करा तो हल्का साइड हो गया, एंड सो ऑन। ये आपका बॉब एंड बीफ होता है। ये आपका किससे जुड़ा है? ये आपका जुड़ा है बॉक्सिंग से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ब्रेक की, अब होता क्या, कभी कभार आपने वो सुना होगा, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
तुझसे जुदा अगर हो जाएँगे तो खुद से, बाकी बातें पता है बेटा, क्लास ओवर होने वाली है तो पूरा गाना नहीं गाएँगे। तो कभी-कभार मैच के बीच में ऐसी फीलिंग हो जाती है, यानी एक-दूसरे को पंच करते-करते क्या होते हैं कि एक-दूसरे को चिपक जाते हैं। यानी उसके बाद क्या होता है, रेफरी कहता है बस यार क्या कर रहे हो यार तुम? हमने यहाँ पर ये बता रखा है कि तुम दोनों दुश्मन हो। तुम यहाँ पे सबको बता रहे हो तुम परम मित्र हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? यानी रेफरी कहता है भैया दूर हो जाओ एक-दूसरे से, और क्योंकि काफ़ी बार बॉक्सिंग करते हुए क्या होता है, वो एक-दूसरे के काफ़ी क्लोज़ आ जाते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए क्या करा जाता है, ब्रेक बोला जाता है और फिर ब्रेक लिया जाता है। नहीं समझ आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं ये प्लेयर है और बताओ भई कौन बता सकता है मैंने क्या बनाया? देखिए ज़रा। ये बताओ हाथ है क्या है? ये देखो महँगाई वाले हाथ हैं, अभी इससे ही काम चलाएँगे। अब होता क्या है, ये प्लेयर इसे हिट करने की कोशिश कर रहा है और ये प्लेयर जो है इसे हिट करने की कोशिश कर रहा है। अब लंबे समय में क्या होता है कि जब ये इसे पंच करता है और ये इसे पंच करता है, एक-दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिससे कि सामने वाला उसके फेस पे पंच ना कर पाए। फेस पे पंच ना कर पाए। बॉडी जो है बेटा बाहर है, देखो तुम अपने लैपटॉप के बाहर तुम्हें दिख रही होगी, साथ में एक बॉडी तुम्हें, एक तुम्हें इधर चैट चैट के बाहर दिख रही होगी, कोई वाली बॉडी है। तो ये आपस में एक-दूसरे को पंच ना कर पाए, उसके लिए क्या करते हैं, एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और रेफरी ऐसे में कहता है, "भई ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है तुम्हारा, तो तुम ब्रेक करो।" आई होप आप बात समझ गए। कुछ और नाम आपके चलते हैं। फेक अ पंच विद द इंटेंशन ऑफ डिसओरिएंटिंग वन्स ओपोनेंट, यानी आपको नकली पंच आपने सुना होगा, हल्का-सा कोई आगे आता है और इस तरीके हल्का-सा पुश करता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाए और उसके बाद सेकंड जो आप कहेंगे शॉट मारा जाता है, सेकंड पंच मारा जाता है। कुछ शब्दावलियाँ हैं देखो जो आपको ध्यान रखनी है। फेंट, कॉर्कस्क्रू क्या होता है? पंच थ्रोन विद द एल्बो आउट एंड अ ट्विस्टिंग मोशन ऑफ द रिस्ट। पंच थ्रोन विद द एल्बो आउट एंड द ट्विस्टिंग मोशन ऑफ द रिस्ट, ये आपको थोड़ा-सा इमेजिन करना होगा। कुछ इस टाइप का मोशन होगा। मैं यहाँ पर क्या ही दिखाऊँ यार, ये सब मोशन वगैरह करके। नहीं यार मैं बॉक्सिंग नहीं करता हूँ। मतलब प्रोफेशनली नहीं करता हूँ। शौकिया तौर पे कभी लाइफ में कर ली हो, कॉलेज में तो अलग बात है, बिना ग्लव्स के, लेकिन वैसे नहीं करी है कभी प्रोफेशनली। कॉर्कस्क्रू की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसका मतलब आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए, आपका मैसेज आ रहा है रिया मेरे पास। अगला आगे चलते हैं। अब बस कुछ और नाम आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट स्ट्रेट पंच, सीधा फेस पे जो पंच दिया जाता है, वो क्या है? शॉर्ट स्ट्रेट पंच। ये होता है आपका जैब। ये सब नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आउट क्लास का मतलब है कि चारों खाने आपने सामने वाले को चित कर दिया है। आउट क्लास इज़ जज्ड बाय द रेफरी टू बी टेकन अनड्यू पनिशमेंट फ्रॉम एन ओपोनेंट। उस केस में मैच रद्द कर दिया जाता है। आपने सुना होगा एक पंच मारा, सामने जो सुल्तान है वो पूरे तरीके ढेर हो गया। अब वो कहता है भई 10 तक गिनती गिनता हूँ, अगर तू नहीं उठ पाया तो उस केस में क्या है, सब चीज़ें जो गेम है ओवर हो जाएगा। भले ही वो एमएमए से जुड़ा है, लेकिन वो सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका चलता है बॉक्सिंग में भी। उस 10 सेकंड में ना जाने उसे क्या-क्या याद आ जाता है, अनुष्का शर्मा और अपना बच्चा और मिट्टी, गाँव, खेत, ना जाने क्या-क्या। कमाल ही है यार। और यहाँ बच्चों को देखो, इन्हें डेढ़ घंटे में हो जाता है कि सर जाना है, जाना है, जाना है। इन्हें कुछ याद नहीं आता, इन्हें अपना गाँव, खेत और ये सब इंसान याद नहीं आते। पता नहीं क्या चक्कर है इनका। आउट क्लास का मतलब उस केस में अगर वो नहीं उठ पाता तो हम सीधा कहते हैं गेम इज़ ओवर। और एक तरफ़ा जब मैदान हो जाता है कि यानी मान लेते हैं आपका जो मैच है सीधा उससे मैंने करा दिया माइक टायसन से, तो 2-4 बार में ही आपको ढेर कर देगा और 2-4 बार नहीं, मैं कहूँगा 1 बार में ही ढेर कर देगा वो, और उस केस में रेफरी सीधा कह देगा कि भई आउट क्लास कर दिया गया है इस प्लेयर को माइक टायसन के द्वारा। इसके बाद ये समझो रोप और डोप, ये आपको ध्यान रखना है। रोप और डोप इज़ अ टैक्टिक इन व्हिच अ बॉक्सर प्रिटेंड्स टू बी ट्रैप्ड ऑन द रोप्स टू इनसाइट हिज ओपोनेंट टू टायर हिमसेल्फ विद आउट विद पंचेस। ये आपने नोटिस करा होगा, ये काफ़ी करा जाता है। यानी वो जो साइड का उसका अरीना होता है, इस टाइप से रस्सियाँ जो होती है वहाँ पे जाके वो अपना हाथ इसके अंदर अड़ा लेता है और सामने वाला फिर वो ट्राई करता रहता है बॉक्सिंग करने की, और वो सामने वाला जो है थक जाता है ओपोनेंट, फिर उसके बाद ही अपने खेल को शो करता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी यही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाउट का मतलब वो आपका होता है कॉन्टेस्ट, जैसे क्रिकेट का मैच होता है ऐसे बॉक्सिंग का बाउट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा। अभी तक अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको कहूँगा बॉक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं बेटा बताया है मैंने, ये आपको काफ़ी जगह पढ़ा रखा है। पिछला जो अभी पिछले महीने कोर्स होगा भले ही शायद उसमें ना बताया हो, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको अनअकैडमी पे कई बार पढ़ा रखा है। बिकॉज़ छोटे कोर्सेज़ में क्या होता है, कुछ चीज़ें पढ़ानी होती है, कुछ चीज़ें नहीं, तो इस बार यहाँ पर मैंने आपको अधिकतर चीज़ें कवर कराने की कोशिश करी है। एक पेज जो आपका बचा है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। वो पेज आपका ये वाला है। रोप वाला समझा देते हैं। इस टाइप से कुछ है। अब यहाँ खड़े हैं, सामने वाला आपको पंच कर रहा है। आपने क्या करा, अपने हाथों को इसके अंदर अड़ा लिया और आपने उसे ऐसा शो करा है कि आप इसमें फँस चुके हैं। अब सामने वाला आपको पंच करने की कोशिश कर रहा है बार-बार, लेकिन आप अपने आप को बचाए जा रहे हैं। जब वो सामने वाला थक जाता है तो आप अपने हाथ इसमें से निकालते हैं और फिर उसे उसकी धुलाई वगैरह आप चालू करते हैं। आई होप आप बात समझ चुके हैं। चलो यार थोड़ा बहुत समझ आ गया। देखो स्पीड में बनाना होता है, अगर आप नोटिस करोगे तो विदिन 10 और 20 सेकंड्स मतलब सब पूरा होना होता है। तो इसी वजह से जल्दी में ही बनाता हूँ मैं, ऐसा कुछ फैंसी काम नहीं करता हूँ मैं। अम
उसे पकड़ के बाहर निकाल सकते हो लेकिन वो निकलेगा नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं, टेनिस की फिर से हम बात करते हैं। बाउट बेटा जैसे कि क्रिकेट का मैच होता है, जैसे हम कहते हैं आज आईपीएल में क्रिकेट का मैच किसका है, आज आईपीएल का मैच किसका है, तो ऐसे बोला जाएगा बॉक्सिंग का बाउट किसका है, आज बॉक्सिंग का बाउट बोला जाएगा विराट कोहली और एमएसटी का है, इस टाइप से बोला जाएगा। जाओ बेटा, अब तुम परेशान हो लो, क्लास ओवर होने वाली है, मैं तुम्हारे दिल से खेल लिया हूँ इस समय पूरा, अब तुम आधा घंटा जो है टेंशन में रहो, कौन जीतेगा। अब बात करते हैं आपसे आप टेनिस की। टेनिस में कुछ और शब्दावलियां हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ड्रॉप शॉट समझ आ गया होगा, यानी हम महीम हाथों से क्या करेंगे, हल्का सा उसे पुश करेंगे और वो जो है कोर्ट के दूसरी साइड जो है गिर जाएगा। फॉल्ट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, डबल फॉल्ट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, और गेम पॉइंट का मतलब आखिरी पॉइंट होता है, आपको शायद पता होगा, गेम 3 ऐसे बोला जाता है, आखिरी पॉइंट होता है। इसके अलावा जैमिंग का मतलब क्या होता है, सीधा उसकी बॉडी पे हिट करना। ये थोड़ा अनएथिकल माना जाता है कि आपने सीधा उसकी बॉडी पे हिट करा है, जैमिंग थोड़ा सा अनएथिकल माना जाता है कि आप खेलना है तो ईमानदारी से खेलो। कई लोग आपने देखा होगा सीधा फेस पे हिट करने की कोशिश करते हैं, वो जो होता है जैमिंग होता है, टेनिस में भी बैडमिंटन में भी। भाई बहुत ही बढ़िया है, कॉलोनी के बच्चे को बुलाओ जरा, दोस्ती अपनी उससे बढ़ाओ, क्या पता आगे चल के काम आए वो। आगे चलते हैं, जरा लॉब की आपसे बात करते हैं। टेनिस शॉट वेयर द बॉल इज लिफ्टेड हाई अबव द नेट, बॉल को ऊपर की तरफ उछाल देना, ये जनरली रॉजर फेडरर काफी ज्यादा करते हैं। यानी अगर सामने वाले ने हिट करा तो बहुत ही ऊंचा शॉट मारा, ऐसा जनरली तब होता है जब आपका बैलेंस बिगड़ चुका है और आपको कुछ सेकंड्स तक अपना वापसी आना है कोर्ट में, जनरली तो ऊंचा शॉट खेल दिया जाता है, जिससे जब तक बॉल टप्पा खाए तब तक आप पूरा मैच में वापसी आ पाए। लव का मतलब होता है 0 पॉइंट्स इन अ गेम, यानी आप कहेंगे 0-0। स्टार्टिंग जो करी जाती है बोला था लव ऑल, स्टार्टिंग जो है लव ऑल के हिसाब से करा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने भी कॉलोनी का वाईफाई चला रखा है। देखो बेटा, यशरी ही तो वो बच्चा नहीं है जिसने आपका वाईफाई हैक करा है। आगे चलते हैं, वॉली की थोड़ी सी बात करते हैं। वॉली जो है अ शॉट वेयर द बॉल इज हिट बाय द प्लेयर्स रैकेट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टेनिस में ऐसा होता है, लेकिन टेबल टेनिस में ऐसा नहीं होता है। इसे थोड़ा सा आराम से समझते हैं। ये जो है मैंने आपके लिए ये जो है मैंने आपके लिए बनाया है, फटाफट इधर आ जाए बेटा, इधर फटाफट से देखिए। अगर मैं टेबल टेनिस की बात करता हूँ, सामने वाले ने ऊंचा शॉट लिया है, तो क्या आप टप्पा खाने से पहले उसे हिट कर सकते हो टेबल टेनिस में? अगर कोई टेबल टेनिस वाला है तो नहीं कर सकते। लेकिन लॉन टेनिस में आप ऐसा कर सकते हो। लॉन टेनिस में मान लेते हैं बॉल ऐसे आ रही है आपके पास और सामने वाले ने बहुत ही ऊंचा शॉट खेल दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं बॉल आ रही है तो आप डायरेक्टली उसे हिट कर सकते हो सामने की साइड पे। यानी जो नॉर्मल टेनिस है, आपका लॉन टेनिस है, विंबलडन है, उन सब में ये सब अलाउड होता है। और इस चीज को क्या बोला है, बैडमिंटन में बिल्कुल, बैडमिंटन में तो टप्पा खाने का स्कोप ही नहीं होता। और आप इसके अंदर यहाँ पर आप समझिए इसे वॉली बोला जाता है, वॉली बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डबल्स में बहुत होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेक्ट आंसर कह रहा हूँ यार, इसका करेक्ट मतलब जो इसका आंसर होगा वैसे वॉली होगा। एक तो सवाल कराने की ऐसी आदत हो गई है मुझे कि बस क्या बताएं। मतलब कई बार कोई घर पे मुझसे, मुझे कई बार यही डर लगता है, घर पे मुझसे कोई पूछे कि जो चपाती लेनी है वो कैसी, बटर और विदाउट बटर, तो मैं कहूंगा करेक्ट आंसर है विद बटर। कई बार मुझे ऐसा डर लगता है कि बेटा यही ना हो जाए 6:30 वाली क्लास करा करा के, कि ऐसी ही बातें जो है मैं घर पे ना करने लगूं। विद दैट नोट आपका सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। बहुत कुछ मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख पाएंगे इस कोर्स से, एंड आगे भी आपको मैं सिखाता रहूंगा इसी तरीके। बस ये कोर्स आपका पूरा हुआ है और इनफैक्ट मैं भी इसमें देख लूंगा, अगर पॉसिबल होता तो कुछ एक आध सेशन ऐड करा लूंगा, लेकिन जहाँ तक है आपका कोर्स वैसे पूरा हो गया है। और आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हमेशा ऐसा होता है लाइफ में, लगता है कि सर ने ये वाला टॉपिक नहीं कराया, वो वाला टॉपिक नहीं कराया, ये चीज हमेशा चलती है। बट अपने आप से पूछो कि हमें ये वाला पूरे अच्छे तरीके याद हो चुका है, अगर हो गया तो बस बहुत बढ़िया है। और अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है जैसे पोर्ट्स हो गया, डैम्स हो गया, तो ये मेरा एक स्टैटिक का कोर्स है, स्टैटिक जीके का, 2019 में मैंने आपको दे रखा है। ये करीब इसी समय के आसपास, सितंबर के आसपास आपको मिलेगा, आज से करीब 1 साल पहले। उसमें मैंने आपको जो जो टॉपिक आप नाम लोगे वो सब मैंने आपको वहाँ करा रखे हैं, आप एक बार वहाँ पे देखना। और सेम चलता है, बिकॉज स्टैटिक है तो बिल्कुल सेम चलेगा, वहां से आप आराम से कर लेना और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपके डाउट्स फटाफट ले लेता हूँ। हम्म, हम्म, मैं आपके फटाफट डाउट लेता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे कि आपको सेशन में मजा आया है, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सीख पा रहे होंगे। ठीक है, चलो मैं इन्हें अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, आप चिंता ना करें, अपडेट सेक्शन में मैं ये सब डाल दूंगा, ठीक है। रीजनिंग अब आपकी जो होगी, अब आपकी 4 से 6 बजे रीजनिंग की क्लास है। अब आपकी 1 से 3 बायो की क्लास बची है और उसके बाद आपकी 4 से 6 रीजनिंग की क्लास है। फिर 6:30 बजे है आपकी, 6:30 से 7:30 बजे तक है, और उसके बाद रात को आपकी क्लास होगी 9 से लेकर 10:30 बजे तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस पीडीएफ को आप रिवाइज जरूर कर लेना, अपना ख्याल रखें और बढ़िया से अपनी तैयारी करें, और बाकी जो होगा देखी जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखें, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में जरूर बनाए रखें, बिकॉज ये जब मुश्किल समय होता है ऐसे में इंसान जो है पैनिक करता है। आज रीजनिंग में बेटा एक तो मैं फिगर काउंटिंग आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही पढ़ाया था। आज फिगर काउंटिंग आपकी पूरी करा के एक सेट में आपसे लगवाने की सोच रहा हूँ, 25 का या 50 का एक सेट लगवाऊंगा। और इसके अलावा आपको मैं सोच रहा हूँ एक टॉपिक भी आपको बढ़िया सा पढ़ा दूंगा।
ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आज आपकी होनी है। सेट ज़रूर लगवाऊँगा बिकॉज़ वो प्रैक्टिस बैच है और सेट आपका पूरा चलेगा, टॉपिक वाइज़ नहीं चलेगा बिकॉज़ 10 दिन बचे हैं पेपर में, ऐसे में टॉपिक वाइज़ आप पढ़ेंगे लेकिन प्रैक्टिस आप मिक्स ही करेंगे, जिससे कि आपको पता हो कि आपको क्या नहीं आता है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। अपना ख्याल रखें और एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये मौका बढ़िया है, जब तक पेपर में दे के बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप रेस में पूरे तरीके हैं। अभी पहला ही टियर है, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। अब आपके डाउट्स में देख लेता हूँ, अपना ख्याल रखें एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सुमन, अगर आपको लग रहा है मतलब टॉपिक से जुड़ा है किस टाइप का, आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ? इसमें बेटा और सेशन अभी ऐड नहीं होंगे, इसमें और सेशन ऐड नहीं होंगे। नहीं, हिस्ट्री बेटा आपकी पूरी हो गई है अंकुर, और एयरपोर्ट्स वाला जो है आप स्टैटिक का जो सीजन 19 वाला बैच आप वो लगा लो। अरे बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ऋतु, लाजवाब, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुई। मैं देख लेता हूँ आने वाले कोर्स में आपके लिए ये सब भी प्लान कर लूँगा, आप चिंता ना करें। देखो गौतम, सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये करना है कि सबसे पहले सीएचएसएल पे फोकस करो, सीपीओ, एनटीपीसी ग्रुप डी सब छोड़ दो। सिर्फ सीएचएसएल आप जानते हो, एक तरफ से चलते हैं बिकॉज़ वरना हम परेशान ही रहेंगे। आप 10 दिन की अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप सिचुएशन में कहाँ खड़े हो, बिकॉज़ देखो 10 दिन में मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको क्या नहीं आता है। सबसे पहले आप उस पे काम करो एंड जब सीएचएसएल देके बाहर आ जाओ, उस पॉइंट में हम फिर से मिलेंगे और आगे चल के प्लान करेंगे। बिकॉज़ अगर मैं अभी से एनटीपीसी की बात करूँगा, तो सीएचएसएल जो है वो खतरे में चला जाएगा। रुबिया, मैं बेटा पूरी कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता। मतलब मैं यही आपको कहूँगा, आप भी साथ-साथ पढ़ते रहना, पॉसिबल हुआ तो ज़रूर, और वरना माफ़ी चाहेंगे, यही आपको मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर राहुल, 40 आउट ऑफ 50 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अच्छा, इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है, इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है आपका? जो पहला टेस्ट आपने दिया है? और कोई शैतानी तो नहीं करता है ना, गूगल का इस्तेमाल तो नहीं करता है? बिकॉज़ ये काम ना करें, किसी को स्कोर आपको बताना नहीं है, सिर्फ़ आपका अपना पर्सनल स्कोर है वो। इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा। इंग्लिश में देखिए क्यों नहीं आ रहा स्कोर, एक बार इस पे आप काम करें, ये चीज़ देखें क्यों नहीं आ रहा, और मतलब इस पे काम करें, मैं आपको यही कहूँगा। ठीक है उत्कर्ष, मैं आपके लिए देखता हूँ, रात तक मैं पॉसिबल होता तो आपके लिए डाल दूँगा, चिंता ना करें। बेटा ऑनलाइन ही करें करंट अफेयर्स, तो 4 महीने की कम से कम आप करें। जो जाना चाहे बेटा जा सकता है, मैं सिर्फ़ आपके डाउट्स ही ले रहा हूँ, वो कैब आपको परेशान करती है, अच्छा। उम, कोई बात नहीं, वो सवाल ही बेटा बढ़िया था, और जो एक सवाल आपने देखा होगा ओल्डेस्ट ऑर्गनाइज़ेशन वाला सवाल, एक्चुअल में एसएससी लेवल सवाल है वो, बढ़िया लेवल रखा गया। अरे भाई! फाइनली आपका मैसेज जो है आ गया है। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा मैसेज आपने लिखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, नहीं, ये हर्षी 2-3 दिन से बता रहे थे कि इनका शायद कुछ कमेंट्स में दिक्कत हो रही है, और वो जो कमेंट्स में दिक्कत है वो सॉर्ट हो गई। सबसे बढ़िया बात तो ये है बिकॉज़ 2-3 दिन से कभी इनका डिस्कनेक्टेड आ रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो वो फाइनली आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, वरना अगर डुअल सिम है तो 2 सिम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कभी अगर वाई-फाई नहीं चलता तो आप उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स टर्म में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मुझे बताएँ ये आज वाले सेशन के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार आप मुझे बताएँ। अगर ऐसा कुछ है तो एक काम करें, आप इस वाले सेशन को रिवाइज़ करें, मैं कभी आपका इसका टेस्ट ले लूँगा, ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। देख लेता हूँ क्या-क्या सवाल हैं। हाँ, ये सवाल आप सभी को कैसा लगा? ये सवाल आप सबको कैसा लगा भाई? प्यारा सवाल है ना? बहुत सोच के देखो मैंने सवाल आपके लिए बनाए हैं यहाँ पे, मतलब मज़ा आ जाएगा वाले सवाल है। वो नहीं है देखो कि बस आए और मार्क्स चुरा के ले गए, ना, मेहनत तो कराएँगे देखो। अब इससे सीखने को बेटा ये मिलता है कि आपको इन चारों के बारे में पढ़ना है। जो समझदार बच्चा है वो क्या करेगा? अपने चारों के बारे में पढ़ेगा। जिसे पता है या नहीं पता, वो चारों के बारे में पढ़ेगा। तो सवाल इसीलिए डाले गए हैं जिससे आप गलत करें, जिससे आप सीखें। तो कोशिश करें आप चारों के बारे में पढ़ें, इनमें फ़र्क क्या है, सब चीज़ें आप सीखें, और ये सब बाकी बाकी आपको संडे की जो स्पेशल क्लास होगी, उसमें क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ समझा दूँगा। अ नहीं सुमन, आपका डाउट बेटा मुझे मिला नहीं है। आप मुझे बताएँ आपने क्या क्वेश्चन टैब में भेजा है, कहाँ भेजा है? क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको डाउट जो है पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इधर नहीं है बेटा मेरे पास आपका डाउट। एक बार आप मुझे बताएँ कहाँ भेजा है आपने? हुँ,
मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा आपका डाउट यार, पहले आपका ही डाउट देख लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये सुमन बहुत लार्जली ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मान के चलिए करीब 30-40 के आसपास, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है लार्जली, बिकॉज़ 100 से ऊपर आपका कोई आंसर नहीं पॉसिबल है, 20-30 से नीचे आपका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस। तो आप अगर मुझे एग्ज़ैक्ट अगर सीजीएल या जिस भी पेपर का सवाल है, आप मुझे ऑप्शन बताएँ, मैं उस ऑप्शन से आपको बढ़िया से गाइड कर पाऊँगा कि आपको किस तरीके उस सवाल को सोचना है, ठीक है? अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सुमन आपके पास मेरे फिज़िक्स के नोट्स हैं बेटा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ बढ़िया। क्या फिज़िक्स की पीडीएफ है आपके पास मेरी? उसके अंदर साउंड का एक चैप्टर होगा, उस साउंड के चैप्टर में देखना, वहाँ पे मैंने ये सारे नोट कर रखे हैं लाइन से कि इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है। एक बार आप इसे खोलना, उसमें आपको जो जैसे आप बता रहे हैं ना, कोई पूछ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। उसमें अलग-अलग पॉइंट्स आपको मेंशन कर रखे हैं, ठीक है? पीडीएफ आपको साइंस के किसी भी कोर्स में मिल जाएगी, आप एक बार चेक करें। इस पॉइंट पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस 400 पेज की पीडीएफ को पढ़ें। आई रिपीट, सीएचएसएल वालों को वो पीडीएफ नहीं पढ़नी है, वो पीडीएफ उनके लिए जिन्हें लंबे समय की तैयारी करनी है। अब आप वो बैठ के 400 पेज की पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे। अब आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाएँगे और क्लास में सीखेंगे, रिवीजन कोर्स लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल। फ़ोक डांसेस बेटा करा दिए हैं पिछले सेशन में। अरे यार! फ़ोक डांस का अच्छा छोटा वाला पोर्शन रह गया ना वो। कोई बात नहीं यार, वो एक बार आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लेना, मैं आपको आने वाले कोर्स में करा दूँगा यार, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में यार, 15-20 मिनट बाद दूसरी भी क्लास है, वहाँ पे आपसे मिलते हैं बायो वाली क्लास में। कुछ डाउट्स आपके वहाँ ले लेंगे, कुछ रीज़निंग वाले में ले लेंगे और इसी तरीके आपके डाउट्स एक-एक करके जो है क्लियर होते जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। गुड बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं। बाय।